हेलो दोस्तों, लेट्स क्रिकेट में आपका स्वागत है। और योजना मैगजीन अप्रैल 2022 के आप लोगों के सामने है। इसका जो कवर पेज है उस पर लिखा हुआ है फिनटेक, यानी कि बात की जाएगी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। ओके, तो मोस्ट ऑफ द आर्टिकल जो है वो इसी चीज़ के ऊपर है कि इंडिया में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन किस तरीके से हुआ, उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। ओके, और भी किस किस तरीके के साधन इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर आर्टिकल लिखे हुए हैं, इन सबको पढ़ने में थोड़ा सा टाइम वेस्ट ना करो, क्योंकि ये सब हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो सीधे आर्टिकल की तरफ ही यहाँ पर चलते हैं। ओके आगे चलें तो ये सब आप यहाँ पर कीजिएगा। अच्छा, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। अगर कोई एक्सेस नहीं कर पा रहा है तो सिंपली आप अपने टेलीग्राम के सेव्ड मैसेजेस में जाइए और वहाँ पर @लेट्स क्रैक इट IAS यहाँ पर टाइप कर दीजिए। ठीक है, स्पेलिंग होगी आपकी लेट्स LETS CRACK IT, ये सब छोटे अक्षर होंगे। ओके, स्मॉल लेटर्स होंगे। और इसके बाद बिना स्पेस के सब कुछ बड़े कैपिटल में आपको IAS लिख देना है और जस्ट इसको क्लिक कर दीजिए, आपका ये लिंक क्रिएट हो जाएगा, आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। ओके, ये बहुत ईजी तरीका है, आप टेलीग्राम को इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो। तो देखते हैं फिर आगे की और क्या क्या चीज़ें आपको अवेलेबल होती हैं, ये सब आप कीजिएगा। तो सबसे पहले कवर पेज के पीछे में आर्टिकल यहाँ पर दिया गया था और उस आर्टिकल में आपका PM गति शक्ति के बारे में डिस्कस किया गया था। अभी जस्ट पिछली मैगजीन मार्च 2022 में गति शक्ति के बारे में 2 बड़े आर्टिकल्स डिस्कस किए थे, लेकिन मैं फिर से डिस्कस कर देता हूँ। कुछ बच्चे यही कहते हैं कि जो भी चीज़ दी गई हो उसको पूरा कवर करें, ठीक है, तो इसको दोबारा से कवर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। PM गति शक्ति स्कीम यहाँ पर आपकी लॉन्च की गई और बेसिकली ये स्कीम जो है वो 21 अक्टूबर 2021 को यहाँ पर लॉन्च की गई थी। इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच है, याद रखना इस चीज़ को, और इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई है। PM गति शक्ति बेसिकली एक इंफ्रास्ट्रक्चर योजना है जिसके अंदर 7 इंजन है, मतलब इसके 7 पिलर हैं। ओके, इसके 7 पिलर हैं। इसके अंदर हम रोड डेवलपमेंट करेंगे, रेलवेज डेवलपमेंट करेंगे, एयरपोर्ट्स हैं, पोर्ट्स हैं, मास ट्रांसपोर्ट है, वाटरवेज हैं, लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस तरीके के जो 7 इसके अंदर पिलर आपके यहाँ पर हैं, इन 7 इंजन से हम जो है वो अपनी इकोनॉमी को बढ़ावा यहाँ पर देने की बात कर रहे हैं। ओके, इसके अंदर हम एनर्जी ट्रांसमिशन की बात, IT कम्युनिकेशन की बात, वाटर एंड सीवेज, ओके, इस तरीके से आपको मिलेगा कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है। मतलब हर एक सेक्टर को इन 7 पिलर की तरीके से मजबूत बनाने की कोशिश हम यहाँ पर करने वाले हैं। ओके, फाइनली द अप्रोच इज पावर्ड बाय क्लीन एनर्जी एंड सबका प्रयास। क्लीन एनर्जी की भी बात होगी, क्योंकि फिलहाल तो हम फॉसिल फ्यूल एनर्जी की बात नहीं करते हैं, हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं जो कि क्लीन होती है, उसका भी यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे। और सरकार का तो मकसद ये सबका प्रयास यहाँ पर होना चाहिए, मतलब हर एक स्टेक होल्डर यहाँ पर आपका होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, इवन प्राइवेट सेक्टर हो, NGO कोई भी हो, उसका योगदान होना चाहिए। इंडिविजुअल भी आए और स्पेशली यूथ की भी बात इसके अंदर की जा रही है। साफ साफ लिखा हुआ है PM गति शक्ति योजना, नेशनल मास्टर प्लान, ये इसका पूरा नाम है। मल्टी मोडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, याद रखना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रोड, रेलवे, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवे, सभी के मतलब अलग अलग तरीके के मोड कनेक्टिविटी की बात की गई है। ओके, इकोनॉमिक जोन से इन सभी को कनेक्ट किया जाएगा। 21 अक्टूबर 2021 को लॉन्च की गई थी। इंडिया का एम्बिशियस टारगेट है 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी क्रिएट करनी है 2024 तक, 25 तक, और उसमें यह हमारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। 75वें इंडिपेंडेंस डे पर यह आपकी PM गति शक्ति यहाँ पर लॉन्च की गई थी। और इंडिया के सिटीजन्स हो, इंडस्ट्रीज हो, मैन्युफैक्चरर्स, फार्मर्स, सभी का बेनिफिट इसके अंदर में यहाँ पर यूज किया जाएगा, सभी का कंट्रीब्यूशन रहेगा और फायदा भी सभी को देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। तो इस तरीके से इसके अंदर यहाँ पर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाएंगे। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है, मैं आपको बता चुका हूँ। सेक्टर स्पेसिफिक डेवलपमेंट्स भी इसके अंदर में किए जाएंगे। लगभग 16 मिनिस्ट्रीज इसके अंदर इंटीग्रेट हैं, मतलब 16 मिनिस्ट्रीज का सहयोग इसके अंदर रहेगा जॉइंट कमिटीज के द्वारा। वो सब उनके ऊपर बात है किस तरीके से ये चीज़ें होंगी। 16 मिनिस्ट्रीज के बीच में कोलैबोरेशन होगा। आपको जस्ट इतना याद रखना है कि कोलैबोरेशन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए। 100 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इस स्कीम के अंदर में यहाँ पर आपका किया गया है। और इसके अंदर अगर हम देखें सेक्टर वाइज कुछ कंट्रीब्यूशंस यहाँ पर दिखाए गए हैं जो कि PM गति शक्ति की सफलता को आगे बढ़ा सकते हैं। तो सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशंस में टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर दिखाया गया है कि लगभग इतने 1000 किलोमीटर, ठीक है, आप 35 लाख कह सकते हो, 35 लाख किलोमीटर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क भारत नेट प्रोजेक्ट के जरिए हमने यहाँ पर बिछाने का शपथ लिया 2024-25 तक। इससे हम सारी ग्राम पंचायत को कवर करने की कोशिश करेंगे। 4G मोबाइल कनेक्टिविटी 2022 तक प्रोवाइड कराने की बात थी। भारत नेट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर उसके अंदर में यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है और वो भी गति शक्ति का ही पार्ट है। ऐसे ही न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, हम अलग अलग तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर पावर जनरेशन, उसके लिए सब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। सब डाटा रटने की जरूरत नहीं है कि कितने किलोमीटर की यहाँ पर बन गई। प्रोजेक्ट क्या है, क्या वो प्रोजेक्ट गति शक्ति से लिंक है? जी हाँ, लिंक है। तो फिर बस बात खत्म हो गई, आपको इतना याद रखना है। पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क यहाँ पर आपका बनाएंगे, कितना बड़ा होगा, कितना लंबा होगा, नॉट इंपॉर्टेंट, बट इसके जरिए आपकी जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं हम उनको हासिल कर सकते हैं। पावर ट्रांसमिशन का जो नेटवर्क है वो हमारा मजबूत यहाँ पर होगा। साथ ही साथ बजट के अंदर में भी ये बात कही गई कि 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स भी यहाँ पर बनाए जाएंगे अगले 3 सालों के अंदर। ये बजट के पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स रटने जरूरी नहीं है, मैंने पहले भी बताया आपको। जितनी चीज़ें कॉमन है कम से कम वो पता होनी चाहिए जो सभी को पता है। ओके,
पेट्रोलियम नेचुरल गैस सेक्टर है, उसके अंदर भी हम पाइपलाइन यहाँ पर बिछाने की बात कर रहे हैं, 17,000 किलोमीटर लंबी, और 2024-25 तक ये सब डिसीजन लेने की बात है। टोटल लेंथ इतनी हो जाएगी और हम कनेक्टिविटी को इस तरीके से बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे। ओके, ऐसे ही आपका सागरमाला परियोजना यहाँ पर है, जो कि सारे पोर्ट्स को यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए है, और पोर्ट्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने के लिए, स्पेशली शिपिंग सेक्टर को मजबूत करने के लिए, कार्गोज की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए यहाँ पर आपका लॉन्च किया गया है। कितनी कर देंगे कितनी नहीं कर देंगे वो सब ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन समझो कि ये चीज़ें बढ़ेंगी तो ठीक है, ये सब आप यहाँ पर ध्यान में रखो। कार्गो मूवमेंट गंगा के किनारे भी यहाँ पर बढ़ेगा, बेसिकली जो वाटर बेस्ड डेवलपमेंट है उसके जरिए सब काम यहाँ पर होंगे, तो ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए। टोटल 109 एयरपोर्ट्स इंक्लूडिंग 51 एयर स्ट्रिप्स, 18 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स, वाटर एरोड्रोम्स, 28 हेलीकॉप्टर्स, ये सब काम इसके अंदर में किए जाएंगे। साथ ही साथ रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम यानी कि उड़ान के अंदर में ये सारे जो काम है वो आपके यहाँ पर होंगे। ओके, तो ये सब स्कीम है, इनका मकसद आपको पता होना चाहिए, बाकी काम तो चल ही रहा है। ऑलराइट, पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान है एक्सप्रेसवेज के डेवलपमेंट के लिए, और नेशनल हाईवे नेटवर्क जो है वो लगभग 25,000 किलोमीटर का हाईवे नेटवर्क को एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे। ओके, भारतमाला परियोजना है, जो नेशनल हाईवेज हैं उनकी स्थिति को सुधारने के लिए, उनका जो एक्सपेंशन है वो करने के लिए भारतमाला परियोजना शुरू की गई थी। यहाँ पर सागरमाला है, याद रखना, यहाँ पर भारतमाला परियोजना है। तो इन सब के अंदर जो हाईवे नेटवर्क है उसको सबको बढ़ाना है। कितना कर देना है ज़्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है, मकसद आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं लगातार कि हमें कितना करना है। अभी कुछ कहेंगे, जब पूरा हो जाएगा या फिर नहीं हो पाएगा तो उसको आगे बढ़ा देंगे। ओके, तो ऐसा सब चलता रहता है। 6 लेन 4 लेन कितना कितना होगा नॉट इम्पोर्टेंट, बट ये सब कुछ किसी ना किसी तरीके से आपके पीएम गति शक्ति के अंदर मदद तो करने वाले हैं। ओके, ऐसे ही इंडियन रेलवे है, इंडियन रेलवे मदद करेगा। आपका जो कार्गो टर्मिनल्स हैं वो सब इंडियन रेलवे के अंदर में आएंगे, और इनको जो है वो इनकी क्षमता यहाँ पर बढ़ाने की बात होगी। वेस्टर्न ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स फास्टर मूवमेंट के लिए यहाँ पर आपके डेवलप किए जा रहे हैं, वो भी कंप्लीट होने की कगार पर हैं। लॉजिस्टिक सर्विसेज अच्छे से प्रोवाइड हो सकें, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जाएँ, उसके ऊपर भी बात होगी। साथ ही साथ रेलवे के साथ साथ स्मॉल फार्मर्स और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को भी यहाँ पर मदद मिले, और इनके लिए जो इस कंसेप्ट है जिसका नाम है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट कंसेप्ट, वो भी रेलवे के साथ मिलकर के आपका इस तरीके से लॉन्च किया जाएगा, जिससे कि जो लोकल बिजनेसेस हैं उनको बढ़ावा मिले, सप्लाई चेन को बढ़ावा मिले। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का मतलब ये है कि वो स्टेशन एक चूज किया जाएगा, और उस स्टेशन के आसपास रहने वाले जो लोग हैं वो कुछ एक स्पेशल तरीके का प्रोडक्ट जरूर से बनाते होंगे, उसको स्टेशन पर प्रमोट किया जाएगा, उसके स्टॉल्स वहाँ पर लगाए जाएंगे, ट्रेन के अंदर उनको प्रमोट किया जाएगा, ताकि वहाँ पर जो लोकल बिजनेसेस हैं उनको बढ़ावा मिले। ओके, तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पर पता होने चाहिए गति शक्ति के बारे में। मार्च की मैगजीन देखोगे बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन यहाँ पर इतना दिया गया था तो हमने इसको इतना देख लिया। ओके, सफिशिएंट है, बेसिक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि भाई हम इसके अंदर करने क्या वाले हैं। उसके बाद पहला आर्टिकल आ जाता है, लिखा हुआ है फिनटेक बियॉन्ड बाउंड्रीज। ओके, यहाँ पर बात की गई है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की, जो कि बाउंड्रीज से बियॉन्ड होगा। कहने का मतलब यह है कि अलग अलग कंट्रीज अलग अलग तरीके के फिनटेक सॉल्यूशंस यहाँ पर अपनाते हैं। ओके, अब जैसे इंडिया है, इंडिया में अलग अलग तरीके के फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सिस्टम चलते हैं। हमारा यूपीआई चलता है, भीम चलता है, ठीक है, और भी ई रुपी लॉन्च किया गया, ठीक है, ये सब चीज़ें अब इंडिया के अंदर चलती हैं। भूटान जैसे कंट्रीज़ हैं, नेपाल जैसे कंट्रीज़ हैं, सिंगापुर है, उन सभी ने ऐसे हैं कि इंडिया के ये यूपीआई सिस्टम को अडॉप्ट किया है। तो ये क्या दिखाता है कि जो बाउंड्रीज़ हैं वो फिनटेक सॉल्यूशंस को रोक नहीं पा रही हैं। तो अगर हम फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को ग्लोबल लेवल पर मजबूत करना चाहते हैं तो हमें बाउंड्रीज से आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं वो बैरियर्स यहाँ पर तोड़ने पड़ेंगे, एक दूसरे की मदद यहाँ पर करनी पड़ेगी, यानी फिनटेक बियॉन्ड बाउंड्रीज का कंसेप्ट इस तरीके से निकल करके आता है, और इससे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा मिलेगा। ओके, अब इसके आगे अगर हम बात करें तो पहले थोड़ा सा मैं फिनटेक के बारे में आपको बता दूं, जिन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता कि व्हाट इज दिस, ये फिनटेक क्या होता है। ओके, जस्ट एक ओवरव्यू यहाँ पर हम ले लेते हैं। ठीक, तो फिनटेक देखो दो वर्ड से मिलकर के बनाए, एक है इसके अंदर FIN यानी कि फाइनेंशियल, इसको हम पढ़ते हैं, और TECH यानी कि टेक, इसको अलग से लेगी तो ये हो जाएगा फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। ओके, तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को अगर मैं आपको बेसिक भाषा में समझाऊं जिससे कि आपको आसानी से यहाँ पर समझ में आ जाएगा, तो आप अलग अलग तरीके के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते थे पहले, ठीक है, पैसे दिए सामने आपने फिजिकल रुपए में और आपने चीज़ों को परचेज किया। तो अब जो है ये हम फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के जरिए इन चीज़ों को डिजिटल मोड में प्रमोट करने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। हम ये कोशिश अब ये तो आपकी बेसिक डेफिनेशन हो गई, इससे आप समझ सकते हो कि हम किस तरीके की बात कर रहे हैं। इंश्योरेंस वगैरह के सिस्टम्स हैं, ठीक है, पेंशन वगैरह के सिस्टम, सब सिस्टम जो हैं वो डिजिटाइज फॉर्म में होंगे। ये चीज़ें आपको यहाँ पर फिनटेक के अंदर में यहाँ पर मिल जाएंगी। अगर मैं इसकी आपको एक अच्छी डेफिनेशन यहाँ पर प्रोवाइड करूँ जो कि आसानी से आपको समझ में आ जाएगी, तो फिनटेक के अंदर ऐसी सभी टेक्नोलॉजीज़ आती हैं, ऐसी सभी टेक्नोलॉजीज़ फिनटेक के अंदर में आती हैं जो कि ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सिस्टम को ऑगमेंट करने के लिए, यानी कि उनको बढ़ावा देने के लिए, स्ट्रीमलाइन करने के लिए, डिजिटाइज करने के लिए और डिसरप्ट करने के लिए यहाँ पर यूज़ की जाती हैं। यानी कि ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सर्विसेज अगर अच्छी हैं, डिजिटाइज फॉर्म में पहले से ही हैं, तो उनको और ज़्यादा बढ़ाएंगे। अगर स्ट्रीमलाइन नहीं है तो उनको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करेंगे। अगर वो ट्रेडिशनल फॉर्म आपकी
पेपर फॉर्म में है तो उसको डिजिटाइज करने की कोशिश करेंगे, या फिर अगर वो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सर्विसेज की जो फॉर्म है वो ऐसी नहीं है जो कि वर्तमान समय के हिसाब से हो, तो हम उसको चेंज करने की भी कोशिश करेंगे। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के अंदर सभी चीज़ें आ जाती हैं, सभी टेक्नोलॉजीज जिनमें इस तरीके की चीज़ों का यूज़ किया जाता है, ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सर्विसेज को चेंज करने की कोशिश करते हैं। याद रखना, कोई भी सॉफ्टवेयर जो कि इस चीज़ में मदद करता है वो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के अंदर में आ जाएगा। कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई भी एल्गोरिदम हो, कोई भी हार्डवेयर हो, इवन बिटकॉइन वगैरह तक सब इसके अंदर में यहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम में चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सिस्टम्स में चेंज करने की कोशिश करती है उसको हम फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का नाम यहाँ पर देते हैं। तो ये डेफिनेशन आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, ये आपको इतना यहाँ पर आपका आगे बढ़ने से पहले आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो अब चलते हैं आगे और देखते हैं आर्टिकल के अंदर क्या लिखा हुआ है। इंडिया है, हमारी सरकार है, गवर्नमेंट ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए पूरी दुनिया को ये दिखाया है कि कितना स्ट्रॉन्ग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम जो है वो बना सकते हैं इन द इंडिया स्टेक। देखो अब ये इंडिया स्टेक क्या होता है, ये इंडिया स्टेक एक बहुत अच्छी टर्म है, पूरी मैगजीन में इस टर्म को यहाँ पर यूज़ किया गया है। इंडिया स्टेक ऐसे सभी एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर दिखाता है जो कि एक यूनिफाइड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन को डिजिटल सेक्टर में ले जाने के लिए, डिजिटल एज में ले जाने के लिए जितने भी प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाते हैं वो सारे के सारे इंडिया स्टेक के अंदर में यहाँ पर आ जाते हैं। तो इंडिया स्टेक फैसिलिटेट करता है, इनेबल्स करता है प्राइवेट सेक्टर के इनोवेशन को, और ये आपको डिजिटल एज की तरफ प्रमोट करता है। एक कंट्री की पॉपुलेशन को कह सकते हैं कि डिजिटल एज की तरफ प्रमोट करता है। अभी मैं इसको इतना ही समझा सकता हूँ, अभी आगे चलेंगे तो आपको इसके बारे में और डिटेल में पता लगेगा, क्योंकि इससे पहले आपको 2-3 चीज़ें और जाननी पड़ेंगी जो कि आर्टिकल में रेगुलर तौर पर आती रहेंगी। ओके, तो अभी आप इतना समझो, द इंडियन स्टेक इज बेस्ड ऑन द 4 प्रोलॉन्ग्ड अप्रोच। अब ये जो हमारे तरीके हैं इंडिया स्टेक के अंदर, मैंने बताया आपको तरीके, प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाते हैं, ओके, जो कि इंडिया की पॉपुलेशन को डिजिटल एज में ले जाते हैं। तो हमारे जो तरीके हैं वो 4 तरीके हमने यहाँ पर लॉन्च किए। हमारा जो तरीका है इंडिया को डिजिटल एज में ले जाने का, वो 4 पिलर्स के ऊपर बेस है। पहला, हमने बायोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रोवाइड की, यानी कि आधार, ठीक है, तो आधार पहला पिलर यहाँ पर हो गया, याद रखना। दूसरा यहाँ पर हो गया बैंक अकाउंट, जो कि हमने पीएम जन धन योजना के अंदर में यहाँ पर प्रोवाइड कराने की कोशिश की, यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन हमने यहाँ पर किया। पहला पिलर आधार हो गया, दूसरा पिलर बैंक अकाउंट यहाँ पर हो गया, तीसरा जो है वो हमने ऐसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल कराए जो कि मनी ट्रांसफर को कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। इसमें आपके IMPS है, UPI है, आपका भारत बिल पेमेंट सिस्टम्स है, ऐसे सभी सिस्टम्स यहाँ पर आपके आ जाते हैं। और चौथा काम हमने यहाँ पर किया एक्सेस कराने का, जितने भी बैंक्स हैं, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस हैं, लोग हैं, ठीक है, आपके सिटीजन्स हैं, उन सभी को इन प्लेटफॉर्म्स पर एक्सेस होनी चाहिए, उसके लिए भी हमने यहाँ पर वर्क किया। तो 4 पिलर हैं, आधार, बैंक अकाउंट, प्लेटफॉर्म और एक्सेस, इतना याद रख सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। हमने गुड्स एंड सर्विसेज, डिजी लॉकर और ऐसे सॉल्यूशंस अवेलेबल कराए जो कि आसानी से मोबाइल फ़ोन से जरिए एक्सेस किए जा सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर आगे एक टर्म यूज़ की गई है, इस टर्म का नाम है दिस ओपन API इंफ्रास्ट्रक्चर। व्हाट इज दिस ओपन API? ठीक है, देखो ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वर्ड के ऊपर आपका इंडियन स्टेक का पूरा जो कंसेप्ट है वो टिका हुआ है। ओपन का मतलब होता है पब्लिकली अवेलेबल, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को, पब्लिकली अवेलेबल को हम कहते हैं ओपन, और API का मतलब यहाँ पर होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। API का फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इसका मतलब क्या है कि ऐसे जितने भी चीज़ें जो कि आपने फाइनेंशियल इंक्लूजन और ये सब कराने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल की, लाइक जनधन योजना लॉन्च की, IMPS है, UPI है, GSTN है, डिजी लॉकर है, ये सब चीज़ें जो भी आपने बनाई, कोई भी सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशंस आपने यहाँ पर तैयार किए, वो सारे के सारे API इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में क्रिएट हो जाते हैं। और अगर ये पब्लिकली अवेलेबल है तो हम इसके आगे ओपन वर्ड का यूज़ करते हैं। तो ओपन API इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब आप समझते हो कि पब्लिकली अवेलेबल एप्लीकेशंस जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन और इस तरीके के डिजिटल एज में प्रमोट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो सभी इसके अंदर में यहाँ पर आ जाते हैं। अब ये सारे API इंफ्रास्ट्रक्चर इसके अंदर में आ गए। तो अब ऐसे API इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि स्पेसिफिक यूज़ किए गए हैं, मान लो ये प्लेटफॉर्म्स आपने बनाए, तो ये प्लेटफॉर्म्स अलग आप API के अंदर में रखोगे। बैंक अकाउंट्स के लिए आपने स्कीम्स लॉन्च की, तो ये अलग पिलर के रूप में हो गए। तो ये अलग अलग तरीके के API इंफ्रास्ट्रक्चर्स आपने यहाँ पर जो है वो लॉन्च कर दिए। अब इन API इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर मैं पूरा सेट यहाँ पर ले लूँ तो हम इसको कहते हैं इंडिया स्टेक, ठीक। तो ये इसकी थोड़ी टेक्निकल डेफिनेशन अगर आपको नहीं भी समझ में आई तो भी चलेगा, ओके, तो भी चलेगा, लेकिन याद रखना कम से कम थोड़ा सा तो कि व्हाट इज दिस ओपन API इंफ्रास्ट्रक्चर एंड व्हाट इज दिस इंडिया स्टेक, ऑलराइट। तो इतना कम से कम आप यहाँ पर ध्यान में रखो। ओपन API इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इस तरीके के फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस जो कि डिजिटल एज में प्रमोट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं वो सभी आ जाते हैं। और ऐसे सभी APIs का जितना भी सेट होगा, मतलब जो कुछ आपने लॉन्च किया है, जितने भी तरीके के सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम सब आपने यहाँ पर बनाए हैं, वो सभी अलग अलग तरीके के APIs, उन सभी का कंबाइंडली जो यूज़ है वो हम इंडिया स्टेक के रूप में यहाँ पर करते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर आपका ये मदद करता है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बताने की कोशिश करूँ आपको
तो ये लाइन पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ओपन एपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ बीन लेवरेज्ड हेविडली बाय फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी टू एड्रेस डाइवर्स यूज केसेस। तो हमने इसका काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में यूज़ किया और हम जो है वो इससे नेक्स्ट वेव ऑफ ग्रोथ को यहाँ पर हासिल कर सकते हैं, यानी कि दिस ओपन एपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर इज गुड। ठीक है, तो ये पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान में रखोगे। फिर कॉमन चीज़ें हैं, ये सब आसान है, आगे की चीज़ें हैं, मैं थोड़ा तेज़ी से निकलता हूँ। देखो इंडिया में स्लो डाउन आया कोविड-19 के कारण, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम हुई, लेकिन उसके बावजूद भी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री यहाँ पर बढ़ी, जो कि दिखाता है कि कितनी ज़्यादा डिजिटाइजेशन की अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में मौजूद हैं। इवन पेंडेमिक के कारण भी और पेंडेमिक से पहले भी पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने यहाँ पर जो है वो मजबूत किया है। इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट है, फास्टेस्ट ग्रोइंग फिनटेक मार्केट इंडिया के अंदर मिल जाएगा। लगभग 2100 से ज़्यादा फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी और यूएस चाइना के बाद हम तीसरे नंबर पर आते हैं। इंडिया में जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एडोप्शन रेट है वो 87% यहाँ पर है और दुनिया में इससे ज़्यादा आपको ये कभी कहीं नहीं मिलेगा। दुनिया में लगभग 64% है, इंडिया में एवरेज से भी ज़्यादा यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इंडिया में 17 ऐसी फिनटेक कंपनीज हैं जो कि यूनिकॉर्न स्टेटस हासिल कर चुकी हैं। यूनिकॉर्न ऐसे स्टार्टअप जिनकी मार्केट वैल्यूएशन कैप $1 बिलियन से ज़्यादा होती है। ऐसी कंपनीज 17 ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस निकल करके आए हैं जो कि बड़े यहाँ पर हैं। इंडिया में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मार्केट 2020 फाइनेंशियल ईयर 2020 में लगभग $50 to $60 बिलियन का था, लेकिन उम्मीद है कि 2025 तक बढ़ करके $150 बिलियन का यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने डिजिटल इनिशिएटिव्स को ट्रांसफॉर्म किया है। गवर्नमेंट्स ने भी कई सारी फिनटेक कंपनीज की हेल्प की है, ठीक है, ताकि इकोनॉमिक सोशल वेलबींग्स कई सारे लोगों को इससे मदद यहाँ पर मिली है। लेकिन नेक्स्ट स्टेज ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन हमें यहाँ पर लेकर के आना है और इसमें क्या करेंगे, हम जो फ्रेगमेंटेड डिजिटल सॉल्यूशंस हैं, मतलब डिजिटल सॉल्यूशंस तो हमने अवेलेबल कराए हैं, इंश्योरेंस के लिए अलग, पेंशन के लिए अलग, इस तरीके के अलग अलग डिजिटल सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, उन सबको कंबाइन करके एक पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। ये हमारा अगला मकसद इस तरीके से यहाँ पर होगा और इससे जो हम इकोनॉमी सोसाइटीज़ हैं उसमें एक कंबाइंड डिजिटाइजेशन यहाँ पर ला सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान में रखना। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको कहते हैं DPI सॉल्यूशंस अगर हमने यहाँ पर लॉन्च किए तो कई सारे लोगों की जो लाइफ्स हैं उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं और उनमें डिजिटल इंक्लूजन यहाँ पर हासिल करा सकते हैं। सक्सेसफुल गवर्नमेंट्स इन डिजिटल टूल्स को यूज़ करते हैं जब चैलेंजेस यहाँ पर फेस किए जाते हैं। लाइक कोविड-19 के दौरान हमने यहाँ पर अलग अलग तरीके के सॉल्यूशंस अवेलेबल कराए, जैसे कोविन पोर्टल है, ठीक है, आरोग्य सेतु है, इस तरीके के जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो सभी डिजिटल सॉल्यूशंस के अंदर में यहाँ पर आ जाते हैं और ये एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में वर्क करते हैं। ऑलराइट, तो जैसे पेंडेमिक वगैरह है उसके अंदर में वायरस से लड़ने के लिए हमने ये सब चीज़ें यहाँ पर यूज़ की। डिजिटल पब्लिक गुड्स आर हेल्पिंग DPI। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल जो सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं उनको कहेंगे डिजिटल पब्लिक गुड्स और ये सब इसमें हमारी मदद कर रहे हैं ग्लोबल स्केल पर भी। द ब्यूटी ऑफ डिजिटल पब्लिक गुड्स अर्थात जैसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर जो कि पब्लिकली अवेलेबल हैं, ओपन डाटा है, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल हैं, ओपन स्टैंडर्ड्स हैं। देखो जब हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर रहे हैं तो ओपन वर्ड का यूज़ तो हमें करना पड़ेगा क्योंकि चीज़ें हम पब्लिकली अवेलेबल कराने की बात कर रहे हैं। हाँ, सिक्योरिटी वगैरह के लिए तो ओपन वर्ड आप यूज़ नहीं करोगे, ठीक, तो जो पब्लिकली अवेलेबल चीज़ें हम यहाँ पर करा रहे हैं उसके लिए आप ओपन वर्ड का यूज़ यहाँ पर करोगे तो हर कोई एक्सेस कर सके, एनीवेयर कहीं से भी एक्सेस कर सके, उनका यूज़ कर सके और ऐसे क्रिटिकल टूल्स हमें इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल बिल्ड करने के लिए सब अवेलेबल कराने हैं इन वेज दैट एड्रेस सम ऑफ द लिमिटेशंस और ये सब चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। बेसिकली अंडरस्टैंडिंग आप यहाँ पर समझ चुके होंगे कि व्हाट इज़ दिस ओपन वर्ड। मुझे आपको सिर्फ यही क्लियर कराना था कि ये ओपन वर्ड का आपको इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए। ओके, तो सिंपल चीज़ें उसके बाद में यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी कि इंडिया जो है वो इन सब चीज़ों में सबसे आगे रहा है और हमने लो कॉस्ट फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस यानी कि डिजिटल पब्लिक गुड्स यहाँ पर अवेलेबल कराई हैं जो कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट को प्रमोट करती हैं। जैसे इंडिया के द्वारा कोविन पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया गया जो कि एक एग्जाम्पल है डिजिटल पब्लिक गुड का। देखो ऐसे जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सब डिजिटल पब्लिक गुड के एग्जाम्पल हैं और ऐसे सभी एग्जाम्पल्स को अगर हम कंबाइन कर लें तो उनको डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में इंक्लूड कर लिया जाता है। ओके, तो ये एक दूसरा एग्जाम्पल भी है जिसका नाम है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ठीक, एक तो जैसे कोविन पोर्टल हो गया, ये आपको पता है कि हमने पेंडेमिक से लड़ने के लिए इसका इस्तेमाल यहाँ पर किया। ऐसे ही आपको मिलेगा ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC। इसके अंदर में हम क्या करेंगे, ई कॉमर्स इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो ये अलग सेक्टर के लिए था कोविन पोर्टल, ये अलग सेक्टर के लिए हैं, तो अगर हम इन सबको मिला दें, इन सब का एक साथ इस्तेमाल यहाँ पर करें तो इसको कहेंगे हम ये आपका DPI डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके अंदर में आपके डिजिटल पब्लिक गुड्स यहाँ पर आती हैं। वो गुड्स अलग अलग सेक्टर के लिए सेक्टर स्पेसिफिक हो सकती हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि दिस इज़ फॉर ई कॉमर्स इंडस्ट्री एंड इससे पिछला जो है वो आपका पेंडेमिक से लड़ने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था।
तो जितना भी आपका यहाँ पर बेसिकली डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो ऐसा हो जो कि लोगों को मतलब इंक्लूसिव हो, हर किसी को इंक्लूड करे, प्राइवेसी का उसमें पूरा ध्यान रखा जाए, सिटीजन की सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाए और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी उसके अंदर हो ताकि अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर मेंटेन रहे। और सरकार को इस चीज़ के लिए भी ये आपका इनेबल करे कि प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैबोरेट करें, इनोवेशन को प्रमोट कर सकें। मतलब एक फ्लेक्सिबल तरीके का आपको डीपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार करना है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल यहाँ पर होना चाहिए और एक्सेस यहाँ पर जरूर से होनी चाहिए अलग अलग सर्विसेज की, लाइक हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, फाइनेंसिंग एंड अदर सर्विसेज। तो इन सब में एक्सेस यहाँ पर होनी चाहिए, वरना जो आपका डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका महत्व खत्म हो जाता है। और ये सारे पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऐसे निकलने के भी चांसेस बन जाते हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के इंपॉर्टेंस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। बिल्डिंग मीनिंगफुल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, फिर वही प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड बात हम यहाँ पर कर रहे हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तो काफ़ी ज़रूरी है। अगर हम अच्छे तरीके से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाहते हैं तो अकेले सरकारें कुछ नहीं कर सकती, प्राइवेट सेक्टर की मदद हमें यहाँ पर लेनी पड़ेगी। ओके, एज ऑलरेडी मेंशन, जैसा कि पहले भी मेंशन किया गया है कि डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम ग्रो इंडिया आफ्टर आधार एंड यूपीआई और आधार दो बड़े पिलर के रूप में उभर के आए जिन्होंने इस चीज़ को यहाँ पर बढ़ावा दिया और बहुत सारी कंपनीज इसमें साथ में मिलकर के यहाँ पर इन्होंने वर्क किया। अकेले सरकार ने इस चीज़ को प्रमोट नहीं किया, जब तक कि आपकी और अलग फिनटेक कंपनीज इसके अंदर में नहीं जुड़ती तब तक कुछ नहीं हो सकता था। नई सर्विसेज इस तरीके से आई और नया मार्केट इस तरीके से यहाँ पर आपका क्रिएट हुआ, कंपटीशन बढ़ा, अलग अलग कंपनीज के बीच में इनोवेशन यहाँ पर बढ़ा और बहुत सारे पेमेंट एप्लीकेशन उभर करके आए जिससे और ज़्यादा कंपटीशन और कह सकते हैं कि इनोवेशन इस तरीके से यहाँ पर आपका बढ़ेगा। ओके, तो डिजिटल ट्रांजैक्शंस कई तरीके के यहाँ पर हमारे पहुँचे, बड़े ट्रांजैक्शंस भी होते हैं, स्मॉल ट्रांजैक्शंस भी होते हैं। ओके, सब यहाँ पर हमारे इंडिया के अंदर में यहाँ पर होते हैं और यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसके ज़रिए आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि इसने तो सारे ही बैरियर यहाँ पर रिमूव कर दिए। हम अब इनोवेशन के अंदर एंट्री और जो ओल्ड तरीके थे हमारे ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर्म्स थी उनको हमने यहाँ पर तोड़ा और इस तरीके से हम यहाँ पर आगे बढ़े। ओके, मैनी कंट्रीज़ हैव बीन बिल्डिंग देयर ओन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं अपने अपने अलग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। इंडिया का अपना है, अपने कंट्री की हिसाब से हम ये काम करते हैं, हमारी कंट्री की नीड क्या है उस हिसाब से चीज़ें तैयार की जाती हैं। तो इंडिया में ये सब काम किए गए, आधार है, यूपीआई है, ये सब लॉन्च किए गए और अलग अलग कंट्री अलग अलग तरीके से इन चीज़ों को कर सकती है। ओनली दो बेटर कोऑर्डिनेशन, मोबिलाइजिंग मोर रिसोर्सेज एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ डीपीआई एंड व्हाई इट मैटर्स कैन बी एक्सरेट डेवलपमेंट एंड लोकल वैल्यू क्रिएशन। तो हर कंट्री के लिए इस सुझाव को दिया गया है कि अगर बेटर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन अच्छा नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे यूज़ कर सकते हैं या फिर कैसे क्रिएट किया जाए, तो फिर आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने तैयार किया है वो सस्टेन नहीं रह सकता। इस चीज़ के ऊपर यहाँ पर बात हुई है। फिर आर्टिकल का ऊपर हेडलाइन थी फिनटेक बियॉन्ड बाउंड्रीज। ये कंसेप्ट यहाँ पर उभर करके आया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता लेकिन फिर भी टर्म है, आपको पता होनी चाहिए। ये जो है वो आपका इन्फिनिटी फोरम के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया। ये एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फोरम है जो कि इसका इवेंट हुआ 3 दिसंबर 2021 को। इसके अंदर ये पार्टिसिपेंट्स मौजूद थे, इतने सारे कंट्रीज़ इसके अंदर में यहाँ पर इंक्लूड हुए और स्पीकर्स यहाँ पर आपके मौजूद थे, बहुत सारे स्पीकर्स इसके अंदर में यहाँ पर थे। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं पढ़नी, ये सब आपसे नहीं पूछा जाएगा। ओके, व्हाट इज दिस इन्फिनिटी फोरम? तो याद रखना फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए ये एक फोरम है जो कि ग्लोबल लेवल पर यहाँ पर वर्क करती है। जस्ट इतना याद रखोगे तो भी सही रहेगा। आपसे पूछा जा सकता है कि इन्फिनिटी फोरम क्या है, इसके बारे में बताओ, 4 लाइनें देगा और आपसे पूछेगा कि चारों में से कौन सा सही है। ओके, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इस फोरम ने यहाँ पर प्रोवाइड किया एक प्लेटफॉर्म जहाँ पर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, प्रोग्रेसिव आइडियाज़ को, इनोवेशन टेक्नोलॉजीज़ को पूरी दुनिया एक साथ यहाँ पर आएगी, डिस्कवर करेगी, डिस्कस करेगी, डेवलप करेगी नए सॉल्यूशंस। ओके, पॉलिसीज़ हैं, बिजनेसेस हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये सभी जो हैं वो डिस्कस की जाएंगी। दुनिया भर के लीडर्स इसके अंदर में यहाँ पर आएंगे। ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर अवेलेबल करा रही है जिसके अंदर हम इंक्लूसिव ग्रोथ और ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए फिनटेक इंडस्ट्री में इनोवेशन और नई टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पर ला सकते हैं। इसने 3 की थीम्स पर फोकस किया कि अगर किसी भी कंट्री को अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बढ़ाना है तो उसके लिए उसको 3 चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा। पहला है फिनटेक बियॉन्ड बाउंड्रीज, जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज हैं उनसे आगे यहाँ पर बढ़ो। जैसे भूटान ने हमारा यूपीआई पेमेंट सिस्टम को अपना लिया। ओके, तो ये क्या है, ये एक एग्जांपल है फिनटेक बियॉन्ड बाउंड्रीज का। ओके, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज से आगे यहाँ पर बढ़ने की बात इसके अंदर में की गई है। दूसरा है फिनटेक बियॉन्ड फाइनेंस। तो इसमें क्या है कि हमें जो इमर्जिंग एरियाज़ हैं उनके साथ में मिलकर के काम करना है। ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस अलग से वर्क कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त या ग्रीन टेक्नोलॉजी अलग से वर्क कर रही है, रिन्यूएबल एनर्जी अलग से वर्क कर रही है। ओके, स्पेस टेक अलग वर्क कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को साथ मिलकर के वर्क करना है और इससे आप फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज हैं उनका मोबिलाइजेशन अच्छा कर पाएंगे। इसी वर्ड को कहा जाता है फिनटेक बियॉन्ड फाइनेंस।
तीसरा है फिनटेक बियॉन्ड नेक्स्ट, जो चीज़ें हमने हासिल कर ली अब उससे आगे यहाँ पर बढ़ना है, लाइक क्वांटम कंप्यूटिंग पर हमें यहाँ पर आगे जाना है, तो फ्यूचर पर भी यहाँ पर फोकस करना है, नई अपॉर्चुनिटीज़ भी हासिल करनी है। इन 3 थीम्स के जरिए जो हैं वो हम जो आपकी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत कर सकते हैं। ये तीनों थीम आप भी जस्ट नोट कर सकते हो, एक है आपकी फिनटेक बियॉन्ड बाउंड्रीज, एक है आपकी फिनटेक बियॉन्ड फाइनेंस, एक है आपकी फिनटेक बियॉन्ड नेक्स्ट। तो ये तीनों याद रख सकते हो, बाकी इस पेज से आप ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद इंडिया ने कोलैबोरेट किया अदर नेशंस के साथ भी, डिजिटल आइडेंटिटी यहाँ पर क्रिएट की, ओके, फॉर अदर कंट्रीज बाय यूजिंग द डिजिटल आर्किटेक्चर एंड सिस्टम्स इन इंडिया। ऑल्सो इंडिया में कोलैबोरेट विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें कि हमने जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको यहाँ पर अपनाया, इंटरनेशनल आइडेंटिटी, डिजिटल आइडेंटिटी को क्रिएट किया, एम्पावरमेंट यहाँ पर किया, ओके, और पूरी दुनिया में इस चीज़ को यहाँ पर बढ़ावा देने की जो है वो कोशिश की। आप देख सकते हो कि नया इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट ऑनलाइन शॉपर बेस भी है ग्लोबली 2030 में, इस बात को बाई 2030 ये बन जाएगा, ओके। अब बात करते हैं इंडिया की सक्सेस स्टोरी की, जो कि उसने फिनटेक सेक्टर के अंदर में यहाँ पर आपकी हासिल की है। तो ये जो है वो आपका एट्रीब्यूट करता है डेवलपमेंट ऑफ इंडिया स्टेक को। इंडिया स्टेक की मदद से हमने इस चीज़ को यहाँ पर हासिल किया। इंडिया स्टेक के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया, इसके अंदर में ऐसे सभी प्लेटफॉर्म्स को यहाँ पर आपका इंक्लूड किया जाता है जो कि इंडिया की पॉपुलेशन को डिजिटल एज में ले जाने के लिए यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। बेसिकली जितने भी अलग अलग तरीके के एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होते हैं जो कि पब्लिकली अवेलेबल हैं, उन सभी को अगर हम एक साथ यहाँ पर देखें तो उसको हम इंडिया स्टेक कहते हैं। तो जो भी काम सरकारों ने यहाँ पर किए, प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ किए हों या फिर सोलो किए हों, वो सारे के सारे जो इनिशिएटिव्स हैं वो सब इंडिया स्टेक के अंदर में लॉन्च किए जाते हैं। मैंने बताया अलग अलग कंट्री का अलग अलग तरीके का स्टेक यहाँ पर होगा, हो सकता है उसकी नीड कुछ और हो तो वो अलग तरीके से यहाँ पर वर्क करेगा। और राइट, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अदर कंट्रीज हैव बुल्ड देयर ओन स्टेक्स, ठीक है, ज़रूरी नहीं जो सॉल्यूशंस इंडिया में ज़रूरी हैं वो दूसरी कंट्री में भी ज़रूरी हो, लेकिन आपको इतना तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि हर एक कंट्री का अपना स्टेक हो सकता है उसकी नीड के हिसाब से, ओके। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। एक और कंसेप्ट यहाँ पर निकल के आ रहा है, ये तो हो गया इंडिया स्टेक, लेकिन हम बात कर रहे हैं फिनटेक बियॉन्ड बाउंड्रीज की। इस चीज़ को यहाँ पर मत भूलिएगा। अगर हम सिर्फ अपने स्टेक्स के ऊपर फोकस करेंगे, जैसे इंडिया स्टेक है, तो ओन की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो हम कभी भी ग्लोबल स्टेक को बढ़ावा नहीं दे सकते। ये एक नया कंसेप्ट उभर के आया है जिसका नाम है ग्लोबल स्टेक। जैसे इंडिया स्टेक है ऐसे ही ग्लोबल स्टेक है, मतलब ग्लोबल लेवल पर जितने भी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं उन सभी को कंबाइंडली अगर हम यूज़ करें तो उसको ग्लोबल स्टेक के रूप में यहाँ पर जाना जाएगा। इससे इंक्लूसिव ग्रोथ पूरी दुनिया की देखने के लिए मिलेगी, नॉट ओनली इंडिया, ओके। फाइनेंशियल इंडस्ट्री यहाँ पर आपकी बढ़ेगी, ओके। ग्लोबल स्टेक का जो आइडिया है ये आपका IMF के द्वारा यहाँ पर दिया गया, और ये जो है वो बाली फिनटेक एजेंडा 2018 में दिया गया। तो याद रखना, बाली फिनटेक एजेंडा के अंदर ग्लोबल स्टेक की बात यहाँ पर की गई थी और कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल स्टेक बनाने की बात की गई है, जो कि फिनटेक बियॉन्ड बाउंड्रीज के कंसेप्ट को और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ाएगी। मतलब बाउंड्रीज से आगे हट के यहाँ पर बात की जाए और ग्लोबल स्टेक की बात की जाए, ना कि जस्ट इंडिया स्टेक और चाइना स्टेक इस तरीके की, ओके। इन सबको कंबाइंडली यूज़ किया जाए और ये इस तरीके से फाइनेंशियल सॉल्यूशंस को बढ़ावा दिया जाए। हो सकता है इंडिया को कुछ चाहिए, इंडिया के पास ना हो, तो हम दूसरी कंट्रीज से मदद ले सकेंगे जब हम ग्लोबल स्टेक को डेवलप कर पाएंगे, ओके। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे भूटान है, वो अपना UPI पेमेंट सिस्टम नहीं लॉन्च कर पा रहा है तो वो इंडिया का यूज़ कर लिया, बात खत्म हो गई। भाई उसको यूज़ ही तो करना है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में आपका इस तरीके से बढ़ावा ही तो देना है, तो इस तरीके से देंगे, ऑलराइट। तो ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पर इस तरीके से चल रही हैं। उसके बाद आगे चलते हैं और अगला आर्टिकल आपको जल जीवन मिशन के बारे में देखने के लिए मिलेगा। आप सोच रहे होंगे फिनटेक में ये जल जीवन मिशन कहाँ से आ गया, तो इनका मन है जिस तरीके से लिखना चाहें उस तरीके से लिखेंगे। इन्होंने 6-7 पेज जो है वो जल जीवन मिशन के ऊपर दिए हैं। मैंने पूरी मैगजीन भी पढ़ाई है जल जीवन मिशन के बारे में, मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। पिछले साल ये 2021 में मैगजीन पढ़ाई थी और कोई भी चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं तब से लेकर के, बट हम फिर से इसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी पूरा आर्टिकल डिस्कस करेंगे, एक भी पॉइंट को यहाँ पर मिस करने की कोशिश नहीं की जाएगी, ओके। तो सरकार का फोकस है क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है, ईज़ ऑफ लिविंग को यहाँ पर बरकरार रखना है, उसको बढ़ाना है। साथ ही साथ जो बेसिक सर्विसेज हैं लाइक हाउसिंग है, कुकिंग है, ये सब चीज़ें भी अवेलेबल करानी है। हेल्थ केयर, फाइनेंशियल सर्विसेज, सोशल सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, ये सब अवेलेबल कराने हैं। और यहाँ पर आपको मिलेगा डिजिटल एरा के जरिए हमने इन चीज़ों को और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ाया है, ओके। और अब तो कह सकते हैं घर बैठे भी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। डिजिटल गवर्नेंस को भी प्रमोट किया है और आधार जैसी चीज़ों को भी यहाँ पर लॉन्च किया है, जिससे रूरल हाउस होल्ड को भी मैसिव लिंकेज यहाँ पर हमने प्रोवाइड किया। ये सब कुछ नहीं है, ये सब एक इंट्रोडक्टरी चीज़ें हैं। इतना सब आप लिखोगे तो फिर ऐसे कहाँ लिखोगे, ठीक है। पता है ना लिमिट कितनी है, मैक्सिमम, ओके। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं लिखनी, ओके। ये तो जब लिखनी है जब कुछ लिखने के लिए ना हो, ऑलराइट। तो हमारे तो ये सब काम की चीज़ें नहीं होती, बट फिर भी यहाँ पर दी गई हैं क्योंकि इनको तो करीब 4-5 हज़ार वर्ड का ऐसे यहाँ पर लिखना है, ऑलराइट। तो यही है कि आपका ये सब चीज़ें इस तरीके से चलती हैं। बात करते हैं आर्टिकल की, और आर्टिकल में शुरू में सेम चीज़ें हैं कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई जो है वो प्रोवाइड करानी है। इससे आपकी जो वाटर बोर्न डिजीज़ हैं जो कि गंदा पानी पीने से यहाँ पर हो सकती हैं वो तो ख़त्म होती हैं, साथ ही साथ सैनिटेशन भी यहाँ पर इंप्रूव होता है, हाइजीन की कंडीशन भी यहाँ पर
बढ़ती हैं। अब देखो सैनिटेशन और हाइजीन की बात होती है तो सीधे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर याद आ जाता है। चलिए बताइए कौन सा एसडीजी आपको यहाँ पर याद आता है वाटर एंड सैनिटेशन को ध्यान में रखते हुए। ये रट जाना चाहिए, अब तक आप अगर रेगुलर तौर पर हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो ये चीज़ें रट जानी चाहिए। एसडीजी बताइए कौन सा यहाँ पर आपका वाटर सैनिटेशन हाइजीन को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। ओके, तो इससे आपकी ओवरऑल पब्लिक हेल्थ भी यहाँ पर बढ़ती है और वुमेंस जो गर्ल्स हैं उन पर बेसिकली ज़्यादा असर पड़ता है क्योंकि दूर तक जाना पड़ता है पानी वगैरह लेने के लिए। वही ओल्ड एज वाले जो सिनेरियोज़ हैं उनकी बात यहाँ पर की जा रही है, जिससे उनकी एजुकेशन पर असर पड़ता है और लॉन्ग डिस्टेंस दूरी तय करने में टाइम भी यहाँ पर ज़ाया होता है। तो अब हम यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के ज़रिए पानी प्रोवाइड कराने की बात कर रहे हैं। उसके अलावा पॉपुलेशन भी बढ़ रही है तो ये तो डिमांड भी यहाँ पर बढ़ेगी, साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट हैं, साथ ही साथ जो वाटर है फास्ट डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में भी वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पर भी हमें यहाँ पर ये चाहिए। धीरे धीरे वाटर स्ट्रेस कंडीशंस भी आती जा रही हैं जहाँ पर रेनफॉल इंटेंसिटी जो है वो बढ़ती चली जा रही है, लेकिन रेनफॉल के इवेंट्स कम होते चले जा रहे हैं। ओके, तो इन सब के चलते आपको देखने के लिए मिलेगा कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर करना है, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पर हासिल करनी है तो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर तो अवेलेबल कराना ही है। साथ ही साथ अलग चुनौतियाँ और भी हैं, लाइक इरीगेशन फैसिलिटी अलग अवेलेबल करानी है आपको, इंडस्ट्रियल वाटर आपको अलग अवेलेबल कराना है। तो उनकी बात हम यहाँ पर अभी नहीं कर रहे हैं, अभी हम हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स की बात यहाँ पर कर रहे हैं। इसके लिए सरकार ने जल जीवन मिशन यहाँ पर लॉन्च किया 15 अगस्त 2019 को, और ये जल जीवन मिशन पूरा नाम हर घर जल था। ये आपका स्टेट्स के साथ मिलकर के यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा टू मेक टैप वाटर कनेक्शन। तो इसके अंदर पीने के पानी का एक जो नल यहाँ पर होता है वो इसके अंदर अवेलेबल कराया जाएगा, जिसमें साफ ड्रिंकिंग वाटर आपको अवेलेबल होगा। 2024 तक ये चीज़ हम कराने की बात कर रहे हैं। याद रखना फोकस है एश्योर्ड एंड रेगुलर पोर्टेबल वाटर सर्विसेज डिलीवरी हमें यहाँ पर करानी है। ड्रिंकिंग वाटर अच्छा होना चाहिए, सभी हाउस होल्ड लेवल पर ये चीज़ें अवेलेबल कराने की बात करनी है। अर्थात वाटर सप्लाई ऐसी होनी चाहिए जो कि ऐसा हो, मतलब कि 55 लीटर पर पर्सन पर डे के हिसाब से ये हमें यहाँ पर अवेलेबल करानी है। ऐसा नहीं है कि आपने टंकी लगवा दी और बस सुबह आधे घंटे ही पानी यहाँ पर आएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। एडिक्वेट क्वांटिटी में वाटर सप्लाई यहाँ पर होनी चाहिए, प्रेस्क्राइब्ड क्वालिटी होनी चाहिए, जैसा कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने देखा है। उसके अंदर TDS वगैरह के जो कंपोनेंट हैं वो बेहतरीन होने चाहिए। इन सब चीज़ों के चलते हम ये काम यहाँ पर आपके करने वाले हैं। चैलेंजेस को पढ़ने से पहले यहाँ पर दिया गया है कि 100% कवरेज करने के लिए देखो जल जीवन मिशन का लक्ष्य तो 2024 तक है, ये रहा। तो 2020 में गोवा यानी सबसे पहला स्टेट यहाँ पर बना जिसने 100% कवरेज यहाँ पर कर लिया, यानी कि गोवा के हर घर में टैप वाटर कनेक्शन अवेलेबल करा दिए गए हैं। 2021 में तेलंगाना, दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड, हरियाणा, ठीक है, कुछ छोटे जो आपके स्टेट्स हैं, ओके, उन सभी को यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई वहाँ पर अवेलेबल हो गई है। 2022 में इन सभी स्टेट्स में कराने की कोशिश है, 2023 में इन सभी स्टेट्स में, 2024 में इन सभी स्टेट्स में। टोटल इस तरीके से हम 2024 तक 100% कवरेज करने की कोशिश यहाँ पर आपके करेंगे। चैलेंजेस भी आपके यहाँ पर हैं जो कि हमने पूरे किए। अगस्त 2019 में अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ 17% हाउस होल्ड को ही यहाँ पर सुविधा देखने के लिए मिलती थी कि उनके पास टैप वाटर सप्लाई यहाँ पर थी, लेकिन अब हमने इसको बढ़ा करके लगभग 19 करोड़ लोगों को यहाँ पर ये प्रोवाइड करा दिया है। पहले सिर्फ 3 करोड़ लोगों को अवेलेबल थे, अब 19 करोड़ लोगों को अवेलेबल करा दिया है। कहा जा रहा है कि लगभग 90% तक कवरेज हमने यहाँ पर अवेलेबल करा दिया है। इंडिया में अलग अलग तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, कुछ कोल्ड डेजर्ट्स हैं, लद्दाख वगैरह के अंदर बहुत हाइट पर आपको घर मिलेंगे, वहाँ पर भी हमने टैप वाटर कनेक्शन अवेलेबल कराए हैं। राजस्थान जैसे हॉट डेजर्ट्स में भी हमने टैप वाटर कनेक्शन अवेलेबल कराए हैं। गंगेटिक प्लेन्स हों, माउंटेन्स हों, एलुवियल मेनलैंड्स हों, फॉरेस्ट एरियाज़ हों, वेस्टर्न घाट्स हों, हर जगह पर हमने ये चीज़ें अवेलेबल कराई हैं। इवन नॉर्थ ईस्ट के जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पहुँचना बहुत ही मुश्किल था, वहाँ पर भी हमने ये चीज़ें अवेलेबल कराई हैं। आइलैंड एरिया में आप देख सकते हो कवरेज करा दिया है, अंडमान निकोबार आइलैंड वगैरह में 100% कवरेज करा दिया गया है। तो ये यूनिक चैलेंजेस थे कंट्री के, इनको हमने पूरा किया। हमारी कंट्री की 5000 पुरानी सिविलाइजेशन है, ट्रेडिशनल नॉलेज है, विजडम है, पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हो रही है, क्लाइमेट चेंज यहाँ पर बढ़ रहा है, डिमांड भी यहाँ पर बढ़ रही है, फास्टेस्ट इकोनॉमी है, तो ये सब चीज़ें और ज़्यादा बढ़ रही हैं। वाटर स्किर्सिटी देखने के लिए मिल रही है, गर्ल्स वुमेंस भी यहाँ पर उनको भी इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। ओके, तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन्हें जो वाटर है वो ड्रिंकिंग अवेलेबल यहाँ पर कराएं, साथ ही साथ डोमेस्टिक यूज़ के लिए जो वाटर है वो भी उनको अवेलेबल कराने की कोशिश की जाएगी। इसलिए 55 लीटर पर पर्सन पर डे के हिसाब से प्रोविज़न यहाँ पर किया गया है। तो इसी तरीके से ही आप देखेंगे कि कुछ ऐसे ड्रॉट प्रोन एरियाज़ हैं या डेजर्ट एरियाज़ हैं, वहाँ पर भी सिचुएशन अलग अलग रहती है। तो इतने सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस अवेलेबल कराने के लिए जल जीवन मिशन आपका यहाँ पर जो है वो लॉन्च किया गया था। राजस्थान में 100 mm से भी कम वर्षा होती है। नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाके हैं जहाँ पर 11,000 mm से भी ज़्यादा वर्षा यहाँ पर होती है। ओके, ग्राउंड वाटर कंजम्पशन लगातार तेज़ी से बढ़ रहा है। ये कुछ और प्रॉब्लम्स यहाँ पर हैं जो डिस्कस की गई हैं। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की यहाँ पर रिपोर्ट के हिसाब से माने तो 50% जो ग्राउंड वाटर के सोर्सेज हैं वहाँ पर क्वालिटी इश्यूज़ देखने के लिए यहाँ पर मिल रहे हैं। ओके, तो ये जो डिमांड है वाटर की वो भी आपकी दुगनी होने की कगार पर है लगभग 2030 तक।
इतनी फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन हम जो है वो जल जीवन मिशन के जरिए इन चीज़ों को अवेलेबल करा सकते हैं। जल जीवन मिशन के अंदर 2019 में शुरू किया गया, मैं फिर से बता रहा हूँ, और जो 17% कवरेज यहाँ पर था, बाकी 83% कवरेज यहाँ पर नहीं था, तो उन लोगों को ये सुविधा अवेलेबल कराने के लिए एक लॉन्ग टर्म बेसिस पर 5 साल का प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किया गया था। क्यों? क्योंकि 2024 तक यहाँ पर आपका खत्म होना है, तो 2019 से 2024 तक जो है वो 5 साल आपके यहाँ पर जो है वो बनते हैं। यहाँ पर आप इस तरीके से जो है प्रोवाइड फंक्शनल टॉप हाउस होल्ड टैप कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड करेंगे, और जो पुराने सिस्टम्स हैं उनको अपग्रेड करने का भी इसके अंदर में प्रोविज़न यहाँ पर है, और ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। This also means that drinking water sources have to be strengthened and grey water has been treated and reused। इसके अंदर आप देखोगे कि ग्रे वाटर मैनेजमेंट का प्रोविज़न भी यहाँ पर है। ग्रे वाटर ऐसा लगभग साफ सा ही पानी होता है, जैसे कि बर्तन मांजे का पानी होता है, ओके, तो कपड़े धोए का होता है, उसमें से थोड़ा ही पॉल्यूशन यहाँ पर होता है, उसको ट्रीट करना आसान यहाँ पर बन सकता है, उसको या फिर रीयूज़ कर सकते हैं किसी और पर्पज़ के लिए। तो इस तरीके के टैप वाटर कनेक्शन भी यहाँ पर जो है वो अवेलेबल कराएंगे। याद रखना इसके अंदर कम्युनिटी का प्रोविज़न भी है, मतलब पूरा प्रोग्राम ऐसा नहीं होगा कि इंडिविजुअलिस्टिक बेसिस होगा या फिर सिर्फ गवर्नमेंट बेसिस पर होगा, नहीं, इसके अंदर कम्युनिटी का भी ध्यान रखा जाएगा। कम्युनिटी का मतलब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि प्रोग्राम लॉन्ग टर्म ड्रिंकिंग वाटर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए है, तो इसके लिए आपके इमरजेंसी अरेंजमेंट्स भी किए जाएंगे। लगभग टैंकर्स हैं, इनके जरिए आपका ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जा सकता है, कभी कभार कहीं पर कुछ गड़बड़ हो गई तो इसीलिए, ओके। इसके अलावा अगर हम देखें वर्किंग विद द यूटिलिटी माइंडसेट एंड मेकिंग द यूज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके अंदर IT का यूज़ करने की भी बात यहाँ पर की गई है विलेज लेवल पर, और साथ ही साथ जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको भी एम्पावर करने की बात है, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म एश्योर्ड सर्विस डिलीवरी स्कीम है, तो हर होम के लिए और टाइम बाउंड मैनर में करानी है, 5 साल के लिए समय है। ट्रांसपेरेंसी बनाए रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसीलिए इसके अंदर हमने विलेज कम्युनिटी को इंपॉर्टेंस देने की बात की है। याद रखना विलेज कम्युनिटी इसके अंदर में इंक्लूड है, और विलेज कमेटी जो है वो ग्राम पंचायत के अंदर में एक स्पेशल सब कमेटी बना करके इस्तेमाल की जाएगी। विलेज ग्राम पंचायत के अंदर में एक कमेटी बनेगी जिसका नाम है विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी, इसको इन शॉर्ट पानी समिति भी हम कहते हैं। इसके अंदर प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मैनेजमेंट, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, विलेज की वाटर सप्लाई के लिए ये सारी की सारी इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो इस तरीके से विलेज कम्युनिटी को हम इसके अंदर में इंक्लूड कर रहे हैं। एक जो आपकी पानी समिति यहाँ पर होगी उसके अंदर 10 से 15 मेंबर्स हो सकते हैं, और 50% वुमेन्स उसके अंदर में होनी चाहिए। तो वुमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने के लिए ये काम आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, और वीकर सेक्शन के लोग भी इसके अंदर में इंक्लूड होंगे। पंचायती राज सिस्टम को भी मजबूत करने के लिए ये कमेटी आपकी हेल्प करेगी। लगभग 5 लाख पानी समिति जो है वो बनाई जा चुकी हैं, बाकी पर काम यहाँ पर आपका चल रहा है। लगभग 6 लाख से ज़्यादा विलेजेज हैं, तो सभी में ये काम किया जाएगा। हर एक विलेज को हमें वाटर सिक्योर यहाँ पर बनाना है, उसके लिए आपका 5 साल का विलेज एक्शन प्लान भी यहाँ पर आपका लॉन्च किया जाएगा। ठीक, तो जो कमिटीज़ हैं ये सब मिलकर के आपका 5 साल के लिए विलेज एक्शन प्लान तैयार करेंगी। और ये 5 साल कौन से होंगे? ये 5 साल वो होंगे जो कि 15th फाइनेंस कमीशन के यहाँ पर होते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि जैसे फाइनेंस कमीशन के 5-5 साल यहाँ पर चलते हैं, उसी तरीके के विलेज एक्शन प्लान भी 5-5 साल के होंगे, और को टर्मिनस होंगे, मतलब इनकी जो टर्म होगी वो उसी तरीके की यहाँ पर होगी। तो ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि फाइनेंस कमीशन के द्वारा ग्रांट्स नीचे यहाँ पर आपकी दी जाती हैं, अलग अलग तरीके की ग्रांट्स इन एड प्रोवाइड की जाती हैं, तो वो ग्रांट्स पूरी तरीके से यूटिलाइज हों। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और मैनेजमेंट में भी बहुत सहूलियत यहाँ पर मिल जाएगी, क्योंकि आपका 15th फाइनेंस कमीशन भी 2021-22 में शुरू हुआ, और आपका नया जो विलेज एक्शन प्लान है वो भी 2021-22 में शुरू हुआ। तो इससे जो है वो आपका सहायता यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। इससे ऑगमेंट होगा, स्ट्रेथन होगा लोकल ड्रिंकिंग वाटर सोर्स, क्योंकि सभी को ड्रिंकिंग वाटर की ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है। इन विलेज वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पर बढ़ेगा। स्कूल्स हैं, आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, आश्रम सालाज हैं, ओके, हेल्थ वेलनेस सेंटर्स हैं, कम्युनिटी सेंटर्स हैं, ग्राम पंचायत बिल्डिंग्स हैं, ग्रे वाटर कलेक्शन, ट्रीटमेंट, रीयूज़, ये सब चीज़ें इसके अंदर में यहाँ पर आपकी इंक्लूड होंगी। सभी जो है वो इस चीज़ पर फोकस करेंगे। इस विलेज एक्शन प्लान के अंदर इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कशन यहाँ पर होगा। उसके अलावा पंचायत को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए, इनके ऊपर और ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए लॉन्ग टर्म ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी इनको यहाँ पर दी गई है। और इसके लिए याद रखना 1.42 करोड़ की टाइड ग्रांट्स भी यहाँ पर दी गई हैं। टाइड ग्रांट्स का मतलब होता है कि आप सिर्फ इन ग्रांट्स को उसी चीज़ के लिए यूज़ करोगे जिस चीज़ के लिए यही दी गई हैं। जैसे वाटर सैनिटेशन के लिए दी गई हैं तो सिर्फ उसी चीज़ पर यूज़ करोगे, और ये इस तरीके से आपकी ग्रांट्स यहाँ पर अवेलेबल कराई गई हैं। आप देख सकते हैं स्टेट वाइज वाटर सप्लाई कनेक्शन, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर 100% अवेलेबल करा दिया। मैंने बताया कि किन किन जगह पर 100% अवेलेबल हो गया है। गोवा पहला स्टेट यहाँ पर था, बाकी उत्तर प्रदेश अपना सबसे पीछे यहाँ पर चल ही रहा है। ऐसे ही आप देखेंगे जैपनीज एंजेंटेफ्लाइटिस और एक्यूट एंजेंटेफ्लाइटिस सिंड्रोम, ऐसी जितने भी इलाके हैं जहाँ पर ये बीमारियाँ हैं, लाइक उत्तर प्रदेश वगैरह है, वहाँ ये पीने के पानी से ये समस्याएं यहाँ पर होती हैं। यहाँ पर कनेक्शन जो है वो बढ़ाए गए हैं। ऐसे ही एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लगभग 115-112 के करीब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, उनमें भी ये चीज़ें यहाँ पर आपकी बढ़ाई गई। ऐसे ही स्कूल्स के अंदर में भी टैप वाटर कनेक्शंस को बढ़ाया गया, और आपको मिलेंगे कि आंगनबाड़ी सेंटर में भी इनको यहाँ पर बढ़ाया गया। कितने से कितना कर दिया ये सब जानना जरूरी नहीं है, ओके।
फिर ये और यहाँ पर अमाउंट मिलेगा, इतने करोड़ रुपए यहाँ पर प्रोवाइड किए गए। रूरल लोकल बॉडीज़ को एश्योर्ड फंडिंग देने की बात यहाँ पर है, ताकि प्लानिंग जो है वो डिसेंट्रलाइज हो। देखो ये लोकल बॉडीज़ को प्रमोट करने का कंसेप्ट ही डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट है, ठीक। पॉलिटी अगर आपने बेसिकली पढ़ी है तो उसमें डिसेंट्रलाइजेशन इसी चीज़ को यहाँ पर बताता है। और इस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और इस तरीके के मतलब पूरा का पूरा प्लानिंग मेंटेनेंस सब कुछ जो है वो विलेज पानी समिति के ऊपर ही यहाँ पर आपका छोड़ रहे हैं, जिससे रूरल इंडिया जो है वो हाइजीन हो सके। लॉन्ग टर्म सक्सेस जल जीवन मिशन की देखने के लिए यहाँ पर मिल सके। ग्राम पंचायत की फंक्शनिंग एक पब्लिक यूटिलिटी के रूप में यूज़ की जा सके, इसलिए हमने इसको यहाँ पर लॉन्च किया है। तो जो ग्राम पंचायत होंगी या फिर पानी समितिज़ होंगी वो आर बीइंग ट्रेंड, उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि किस तरीके से प्लान बनाए जाए, किस तरीके से यूज़ किया जाए, किस तरीके से अच्छी सर्विस डिलीवरी की जा सकती है, सैनिटेशन को इम्प्रूव किया जा सकता है। ओके, आप वाटर यूज़र चार्जेस भी आप ले सकते हैं। ओके, ये प्रोविज़न है जिससे जो कि आपका सोर्स बन जाता है पंचायत के लिए टैक्स कलेक्शन के लिए। ओके, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर की जा सकती हैं। अब देखो ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट्स यहाँ पर आ गए कि जल जीवन मिशन इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड, यस, क्योंकि इसमें पानी समिति को बढ़ावा दिया गया है। इट इज़ अ डिमांड ड्राइवन, यस, हमारी 2030 तक डिमांड दुगनी होने वाली है, तो ये डिमांड ड्राइवन है। ओके, एंड कम्युनिटी मैनेज प्रोग्राम, कम्युनिटी मैनेजमेंट का प्रोविजन है, जी हाँ बिल्कुल है। इसके अंदर एनजीओ से रिलेटेड, मतलब एनजीओ हो कोई भी हो, सब इसके अंदर में इंक्लूड यहाँ पर किए गए हैं। तो ये कम्युनिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम भी है और इसके अंदर आपको मिलेगा दैट एम्स टू इंस्टिल ए सेंस ऑफ ओनरशिप अमंग द लोकल कम्युनिटी। लोकल कम्युनिटी के अंदर सेंस ऑफ ओनरशिप भी लेकर के आना है। हर घर के अंदर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई होगी तो हर किसी का मतलब अपने जो वो कनेक्शन होगा उस पर उसका आधिपत्य यहाँ पर इस तरीके से स्वीकार होगा। इट मे नॉट बी फिजिबल फॉर स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और देयर पैरास्टेटल ऑर्गेनाइजेशंस टू मैनेज वाटर सप्लाई टू एवरी हाउस होल्ड। हर एक हाउस होल्ड की मैनेजमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं कर सकती, इसीलिए सब कमिटीज़ वगैरह तैयार की गई हैं विलेज लेवल पर जो कि इस चीज़ में मदद करेंगी। मेंटेनेंस का मैंने अभी प्रोविज़न बताया, ये इस तरीके से आपका मदद कर सकती हैं। राइट, तो ये महात्मा गांधी जी के ग्राम स्वराज सपने को दिखाता है। और इसमें अगर हम बात करें तो जल जीवन मिशन के अंदर ओनरशिप को प्रमोट करने के लिए विलेज कम्युनिटीज़ के बीच में इन विलेज पाइप्ड वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर में कम्युनिटीज़ जो है वो 5% तक कंट्रीब्यूट कर सकती हैं कैपिटल कॉस्ट का। और अगर हिली एरिया है, हिमालयन स्टेट है, और 10% कंट्रीब्यूट कर सकती हैं अगर विलेज यहाँ पर आपका है, मतलब जो हिमालयन स्टेट नहीं है या फिर नॉर्थ ईस्ट का स्टेट नहीं है, तो वो सब इस तरीके के काम यहाँ पर कर सकते हैं। साथ ही साथ विलेज समिति भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का लगभग 10% जो है वो आपका कॉस्ट यहाँ पर आपकी देखेगी। क्यों? क्योंकि देखो पैसा खर्च करोगे तो आपको लगेगा कि मैंने पैसा खर्च किया तो मेरी इस पर ओनरशिप यहाँ पर बनती है। ओके, तो इस ओनरशिप की भावना को लेकर के आने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। देखो कोई भी चीज़ अगर फ्री में यहाँ पर अवेलेबल कराई जाती है तो उसके ऊपर सिर्फ यही रहता है कि ये तो मुझे ऐसे ही मिल गई है, इस पर ना तो मैंने कुछ खर्च किया, ना ही इससे मुझे कुछ नुकसान हो जाएगा, तो ना ही मुझे कुछ नुकसान होगा। ठीक है, मैंने इसके ऊपर कुछ नहीं खर्च किया। तो उसी कंसेप्ट को देखते हुए ये काम यहाँ पर किया गया है कि 10% अगर आप कॉस्ट यहाँ पर लगाते हो तो आप कम से कम उसके ऊपर अपनी ओनरशिप दिखाओगे और आप उसको नुकसान भी नहीं पहुँचाओगे। रिपेयर भी तुरंत होगी, मेंटेनेंस कॉस्ट भी यहाँ पर आपकी तुरंत सेटअप की जाएगी। तो ये एक बॉटम अप अप्रोच है क्योंकि सब काम नीचे से ऊपर की तरफ यहाँ पर हो रहे हैं। वाटर सप्लाई स्कीम है, इस तरीके से काम होगा। इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी भी यहाँ पर आपकी दी गई है और इसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इंप्लीमेंट होगा। टाइम बाउंड तरीके से इंप्लीमेंटेशन होगा। विलेजेस का भी पूरा ध्यान रखा गया है। सभी हाउस होल्ड्स, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, ओके, स्कूल्स हो सकते हैं, आंगनबाड़ी सेंटर्स हो सकते हैं, आश्रमशालाज हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर्स हैं, कम्युनिटी हेल्थ केयर्स हैं, वेलनेस सेंटर्स हैं, कम्युनिटी सेंटर्स हैं, अलग अलग तरीके के सेंटर्स, मतलब सब कुछ इसके अंदर में यहाँ पर इंक्लूड हैं। सभी जो हैं वो ये काम आपके करेंगे। कुछ प्रायोरिटी एरियाज़ भी हैं जहाँ पर हमें ऐसे एरियाज़ जहाँ पर वाटर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है, या फिर ड्रॉट प्रोन एरियाज़ हैं, डेजर्ट एरियाज़ हैं, या फिर जैपनीज एंजेफेलाइटिस या एक्यूट एंजेफेलाइटिस सिंड्रोम से यहाँ पर जूझ रहे हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, SC ST एरियाज़ हैं, संसद आदर्श ग्राम योजना के विलेजेस हैं, उन सभी में भी हमने यहाँ पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, स्पेशल फोकस करने की इनके अंदर ज़रूरत है ताकि ड्रिंकिंग, कुकिंग, हेड वॉशिंग के लिए यहाँ पर अवेलेबल कराया जा सके पानी। तो इस तरीके से आपका ये जल जीवन मिशन जो है वो वर्क कर रहा है। 2024 तक हम इसमें सारा कुछ कर देंगे। 100% कवरेज करना है 2024 तक और इस तरीके से वर्क होगा। अब ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, आपने कनेक्शन अवेलेबल करा दिए, लेकिन स्किलिंग की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, टेस्टिंग की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी कि हाँ भाई जो वाटर की क्वालिटी है वो मेंटेन है या नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ये क्वालिटी मेंटेन है या नहीं है, उस चीज़ पर फोकस होगा। तो उसके लिए फील्ड टेस्ट किट्स यहाँ पर लॉन्च की गई हैं जिसको कहते हैं FTK, और इस पर जो भी यहाँ पर है ये टेस्ट यहाँ पर की जाएगी। क्वालिटी ऑफ वाटर, आपके सैनिटरी सर्वेज होंगे जल जीवन मिशन पोर्टल पर, आपको इसके बारे में देखने के लिए मिलेगा। पार्टनरशिप एंड कैपेसिटी बिल्डिंग की अगर हम बात करें, लगभग 185 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस यूनाइटेड नेशंस की हो सकती हैं, ट्रस्ट हैं, फाउंडेशंस हैं, NGOs वगैरह हैं, ये सभी मिलकर के साथ में मदद कर रहे हैं। तो कलेक्टिवली वर्क यहाँ पर आपका इस तरीके से किया जाएगा। और बहुत सारे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे की रिसोर्स सेंटर्स हो सकते हैं, NGOs हैं, 14,000 से ज़्यादा वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसीज हैं, पानी समिति तो है ही है, जन आंदोलन पीपल्स मूवमेंट के रूप में हमने इसको यहाँ पर लॉन्च किया, यानी इंडिविजुअल्स का भी पार्टनरशिप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। तो इस तरीके से हम इसको लॉन्च करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने टेस्टिंग के लिए ये काम किया। दूसरा, हम यहाँ पर जो टू बिल्ड द कैपेसिटी बाय प्रोवाइडिंग द लर्निंग अपॉर्चुनिटी, हम यहाँ पर जो है वो नेशनल सेंटर फॉर ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन एंड क्वालिटी उसको भी सेटअप किया है कोलकाता के अंदर, और ये एपेक्स इंस्टीट्यूशन होगा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग पर। मतलब कनेक्शन के लिए किस तरीके से वर्क यहाँ पर किया जाए, किस तरीके से कनेक्शन प्रोवाइड किए जाएँ, उसके लिए हब एंड स्पोक मॉडल के बेस पर ये जो आपके की रिसोर्स इंस्टीट्यूट्स हैं ये यहाँ पर आपके वर्क करेंगे। ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बट समझो ये नेशनल सेंटर फॉर ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन क्वालिटी कलकत्ता के अंदर सेटअप किया गया है, और ये बेसिकली इस चीज़ में हमारी मदद करेगा कि किस तरीके से लोगों को बताया जाए कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं किस तरीके से ये तैयार किया जाएगा। ओके, तो ये चीज़ें हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग से लेकर के एजुकेशन, एकेडमिक प्रोग्राम्स, रिसर्च, इनोवेशन, ये सब इसके अंदर में आपके इंक्लूड किए गए हैं। ये सब इसके अंदर में आपके इस नेशनल सेंटर के अंदर में काम यहाँ पर होंगे। ओके, फिर वाटर क्वालिटी की मॉनिटरिंग है, सर्विलियंस है। तो अक्रॉस विलेजेस लगभग 10 लाख वुमेन्स जो हैं वो उनको यहाँ पर हम ट्रेन कर रहे हैं मिशन मोड इम्प्लीमेंटेशन में, ताकि वो वाटर क्वालिटी को इंश्योर करने में हमारी मदद कर सकें। इसके लिए हमने टेस्टिंग लेबोरेटरीज भी तैयार की है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि फील्ड टेस्ट किट्स भी यहाँ पर लॉन्च की गई थी, और ये सब जो है वो आपका वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर में किया जाएगा। तो ये पॉइंट आप इतना यहाँ पर याद रखोगे। फिर हम नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ इसके अंदर कर सकते हैं, और यहाँ पर अगर हम देखें तो जल जीवन मिशन के अंदर नई टेक्नोलॉजी और नए सॉल्यूशंस का यूज़ स्टेट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, इनोवेटर्स हैं, साथ मिलकर के ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फंड यूटिलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए, सर्विस डिलीवरी को बेहतर करने के लिए किया जा सकता है। इसके लिए ऑनलाइन जल जीवन मिशन डैशबोर्ड भी तैयार किया गया है, पब्लिक डोमेन में है, जहाँ पर सभी जो है वो अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं, और इंटरनेट ऑफ थिंग बेस्ड पायलट प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं, जिससे कि 100 विलेजेस के अंदर ऑटोमेटिक डाटा कैप्चर यहाँ पर किया जा सके। अब ये सब कैप्चर करने के लिए ऑटोमेशन यानी कि नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ इसके अंदर में किया जाएगा। एक प्लेटफॉर्म का नाम बताया, वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। ये इन्फॉर्मेशन सिस्टम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो 2019 में हमने यहाँ पर ये लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति यहाँ पर हमने फॉर्म की। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति भी उसी समय में यहाँ पर तैयार की गई थी। 2 मिनिस्ट्रीज़ थी, वाटर रिसोर्स एंड वाटर सप्लाई, और इन सभी को हमने यहाँ पर 2 फॉर्मल मिनिस्ट्रीज थी, उन सभी को हमने यहाँ पर मिला करके मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति यहाँ पर लॉन्च की, जिससे कि ये इंश्योर किया जा सके कि हर एक को वाटर यहाँ पर अवेलेबल होगा। जल शक्ति अभियान हमने लॉन्च किया, ओके, जो कि आपका वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड प्रोग्राम यहाँ पर था। टाइम बाउंड विजन मोड कैंपेन था, लॉन्च किया गया। असेट क्रिएशन में इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन की बात की गई, एक्सटेंसिव कम्युनिकेशन जिससे कि वाटर को कंजर्व किया जा सके, इन सब की बात इसके अंदर में यहाँ पर की गई। वाटर सिक्योरिटी के ऊपर फोकस है, वाटर कंजर्वेशन के ऊपर फोकस है, वाटर यूज़ इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए यहाँ पर फोकस है। इसीलिए जितनी भी स्कीम थी जिसमें वाटर का यूज़ यहाँ पर होता था उन सभी को कन्वर्ट करने की भी कोशिश की गई। लाइक मनरेगा है जिसके अंदर हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। ओके, अटल भूजल योजना है ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के लिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराने के लिए। तो इन सभी के कन्वर्जेंस की बात भी इसके अंदर की गई है। उसके अलावा हमने स्वच्छ भारत जो मिशन है उसका फेज़ 2 भी 2019 में ही लॉन्च किया था। तो उसके अंदर में हम ओपन डेफिकेशन फ्री तो हो गए थे, लेकिन हम स्टेटस को बरकरार रखना, बिहेवियरल चेंज को हमें बरकरार रखना था। तो उसके लिए सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोविज़न भी जल जीवन मिशन के अंदर में यहाँ पर है। ओके, तो द मिशन इज़ मेकिंग ऑल आउट एफर्ट्स, और एज ए रिजल्ट करंटली 9 करोड़ यानी कि 46% रूरल हाउस होल्ड्स उनको टैप वाटर कनेक्शन सप्लाई अवेलेबल यहाँ पर हो गई है। ओके, ये मुझे लगता है डाटा कम दिया गया है, ये ज़्यादा होना चाहिए डाटा। ठीक, इसको एक बार चेक करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो एवरी रूरल हाउस होल्ड लगभग 101 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बहुत सारे जो स्टेट्स हैं उनमें कनेक्शन प्रोवाइड भी कर दिए गए, जैसा कि वो बताया मैंने कि किस तरीके से फेज़ तरीके से 2024 तक हम काम को करेंगे। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पर दी गई है। पुडुचेरी, अंडमान निकोबार यहाँ पर हो चुका है 100% कवरेज, बाकी कुछ जगह यहाँ पर हैं जहाँ पर अभी काम नहीं हुआ है। तो इस तरीके से जो इंडिया की पॉलिसीज़ हैं, स्वच्छ पानी अवेलेबल कराना है, ओके, स्वच्छता का ध्यान रखना है, स्वच्छ भारत मिशन है, वाटर है, सैनिटेशन है, हाइजीन है, इसको सभी जितनी भी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो हाइजीन से रिलेटेड है उनको वॉश पॉलिसीज़ कहा जाता है, यानी वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन पॉलिसीज़ कहा जाता है। तो इससे बिहेवियरल चेंज मूवमेंट हमने लॉन्च किया है, और इस तरीके से हम यहाँ पर मदद करने वाले हैं। तो जल जीवन मिशन एक नेक्स्ट स्टेप होगा, जो कि एक रेगुलेटरी बॉडीज़ का एक रोबस्ट इंस्टीट्यूशन तैयार करेगा। इसके अंदर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, इंजीनियर्स, नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ हम अपनाएंगे। सीवेज ट्रीटमेंट की बात यहाँ पर कर रहे हैं हम इसके अंदर, और साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आने वाली कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए भी सुविधा हम यहाँ पर अवेलेबल करा रहे हैं। सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ होगा, नई टेक्नोलॉजीज़, IoT वगैरह का यूज़,
बिग डाटा एनालिटिक्स का यूज़ करके हम सीधे जो डाटा है उसको यहाँ पर कैप्चर करेंगे। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और एश्योर्ड सर्विस डिलीवरी को मेंटेन रखते हुए इस काम को यहाँ पर करना। ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं, ये सब लिखने के लिए स्पेस नहीं बचता, क्योंकि जल जीवन मिशन पर ऐसे आ गया तो मेन चीज़ें लिखोगे या ये चीज़ें लिखोगे, ठीक है। ये चीज़ें बाद में लिखने की हैं जब कुछ भी याद ना आए, ओके। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर लॉन्च करोगे। तो डिजीज़ सर्विलियंस वगैरह के लिए आप नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर सकते हैं, और इस तरीके से आप देखोगे कि वाटर सप्लाई हर एक सिस्टम के लिए, इवन एग्रीकल्चर, हेल्थ, इंडस्ट्री, हर सिस्टम में हमें ये अवेलेबल कराना है। तो ये आपका जल जीवन मिशन का इस तरीके से मकसद था। ये आर्टिकल पूरा होता है। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इस तरीके से ही आपको हासिल हो पाएगी। उसके बाद आगे चलते हैं और अगला आर्टिकल आपको मिलेगा डिजिटल आइडेंटिटी के बारे में, आधार 2.0 के बारे में यहाँ पर आपकी जो है वो बात की गई है। और इसके अंदर अगर हम देखें आर्टिकल में बेसिकली आधार कार्ड के बारे में बताया, जब से आधार यहाँ पर हमने लॉन्च किया है, एक यूनिक ऑनलाइन वेरीफाइबल डिजिटल आइडेंटिटी के रूप में था, जिससे इंडिया का डिजिटल रेवोल्यूशन यहाँ पर स्टार्ट हुआ। और डिजिटल रेवोल्यूशन स्टार्ट होने के साथ ये जो 12 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर था, ये हर सिटीजन को अवेलेबल कराया गया और हर चीज़ में यूज़ हो रहा है। फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, वेलफेयर सर्विसेज हो, टैक्स कंप्लाइंस हो, रिटेल पेमेंट करना हो, या मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज़ हो, सभी में हम इसको यूज़ कर रहे हैं। अगर हमने इस आधार इंफ्रास्ट्रक्चर को नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ, यानी ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स वगैरह के साथ अगर हमने यूज़ किया, तो हम और ज़्यादा बेटर सर्विस डिलीवरी यहाँ पर कर सकते हैं। और करंट और फ्यूचर लॉज जो हैं उनमें हम बाउंड्रीज़ को तोड़ सकते हैं। इसी को कहा जा रहा है आधार 2.0। आधार 1.0 का मतलब आधार को लॉन्च करना, आधार 2.0 का मतलब आधार को नई टेक्नोलॉजी से लिंक करना, ताकि आगे फिनटेक सर्विसेज को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो ये आर्टिकल आपका इस तरीके से इस पॉइंट को आपको समझाने की कोशिश करता है। तो अगर हम इस आर्टिकल के अंदर देखें तो साफ साफ 2009 में हमने आधार प्रोजेक्ट को यहाँ पर लॉन्च किया, और इसके अंदर हम टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात कर रहे थे। लगभग 130 करोड़ लोगों को यहाँ पर हम आधार एक जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है, यूनिक नंबर है, वो प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे थे। चैलेंजेस तो थे, लेकिन हमने ये सब चीज़ें सफलतापूर्वक हासिल की। 2014 में हमने जन धन इनिशिएटिव लॉन्च किया, जिसके अंदर हमने जो बैंक अकाउंट्स हैं वो यहाँ पर आपके प्रोवाइड किए। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम था। इंडिया में लार्ज नंबर ऑफ अनबैंक्ड हाउस होल्ड्स मौजूद थे, उन सभी को हमने यहाँ पर लिंक किया उनके मोबाइल नंबर से और आधार कार्ड से, जिससे हमने जैम ट्रिनिटी को बढ़ावा दिया। दिस इज कॉल्ड जैम ट्रिनिटी। और जैम में आपके 3 वर्ड आ रहे हैं, जे से जन धन, ए से आधार और एम से मोबाइल नंबर। इन तीनों को कनेक्ट करने के बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो हमारा मकसद था वो पूरा होता हुआ दिखाई दिया। लगभग 80% इंडियंस ऐसे हैं जिनके पास अकाउंट यहाँ पर अवेलेबल है। आधार पेमेंट ब्रिज, याद रखना इस चीज़ को, आधार पेमेंट ब्रिज किसके अंदर में वर्क करता है, तो ये वर्क करता है NPCI के अंदर में, यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर में। इसका मतलब यह है कि आधार के जरिए आप पेमेंट सर्विसेज को बढ़ावा दे सकते हैं। सिर्फ आधार का यूज़ करके आप बैंक से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो ये काम इंफ्रास्ट्रक्चर किसके द्वारा डेवलप है, वो है आपका नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं प्रीलिम्स में, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरीके के अगर हम आधार पेमेंट ब्रिज एनेबल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स या प्रोग्राम्स जिनके जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट बेनिफिट अवेलेबल कराती है, अगर हम इनको यूज़ करते हैं तो डिजिटल एज के एक नए हिस्से में हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे, ओके। तो ये आपके आधार का डायरेक्ट इम्पैक्ट है। हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र अवेलेबल कराए हैं, क्योंकि DBT स्कीम्स के अंदर ये चीज़ें प्रोवाइड कराई हैं, और जैम ट्रिनिटी का यूज़ करते हुए हमने इस काम को यहाँ पर अंजाम दिया है। तो आधार के अंदर ही आप देखेंगे कि अलग अलग तरीके की रिपोर्ट है। ऐसे मार्च 2019 में एक रिपोर्ट आई डिजिटल इंडिया के नाम पर, और ये जो रिपोर्ट दी वो दी आपकी मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट ने। इन्होंने बताया कि इंडिया में जो स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट है जिसने डिजिटाइजेशन को बढ़ावा दिया है वो है पब्लिक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन, यानी कि सरकार का कंट्रीब्यूशन, और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो निभाई है आधार रोल ने, ओके। तो ये इन्होंने बताया। इन्होंने ये भी बताया कि आधार जो है वो इमर्ज हुआ है एज अ प्रीफर्ड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, क्योंकि उसके कुछ फीचर्स हैं। आधार कार्ड के फीचर्स की यहाँ पर बात की गई है। पहला, उसके अंदर अपने आप में ही वो KYC कंप्लाइंट है, ओके। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो सिंपल सी बात है कि KYC आपके पास है, मतलब आपकी जो आइडेंटिटी है वो आपकी वेरीफाई हो चुकी है, ओके। ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट है, OVDs को यहाँ पर कहेंगे। और अगर आप बैंक में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपकी पर्सनल डिटेल वगैरह सब इससे चेक कर ली जाएगी, आपको किसी अदर डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके। नो नीड टू सबमिट एनी अदर डॉक्यूमेंट। तो आधार जो है वो इस तरीके से आपका वैलिड सिंगल डॉक्यूमेंट का काम यहाँ पर करेगा। ऐसे ही KYC सर्विसेज में भी ये आपका हेल्पफुल रहेगा। ऐसे ही आधार इज़ अ सिंगल सोर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन, इसके अलावा किसी और सोर्स की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज़ अ सिंगल सोर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन। ईजी है, ओके, सिंपल सी बात है। आधार कार्ड है, ईजी है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी सभी में आसानी से ये आप जमा कर सकते हो। इसमें किसी भी तरीके से आपको कोई भी हर्डल यहाँ पर नहीं होने वाली। आधार नंबर को जस्ट ऑथेंटिकेट करना है, आपको जस्ट नंबर टाइप करना है और आपका आधार कार्ड ऑथेंटिकेट हो जाएगा। तो ये सिंगल सोर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन इस तरीके से यहाँ पर एस्टेब्लिश हुआ है। और
ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, इसलिए आधार कार्ड को वरीयता यहाँ पर दी गई है। ए सूट ऑफ ओपन एपीआईज यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, मैंने बताया व्हाट इज दिस ओपन एपीआईज। ओके, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर में अलग अलग तरीके के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं, जैसे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, भीम है, क्यूआर कोड पेमेंट है, डिजी लॉकर है, ओके, ई केवाईसी है। ऐसे ही आपको यहाँ पर मिलेगा ई साइन है, आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम है। ये सभी के सभी जो हैं वो इस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के अंदर में यहाँ पर कंप्राइज होते हैं, और चूंकि ये पब्लिकली अवेलेबल हैं इसलिए हम इसके आगे लिखते हैं ओपन। ओके, तो ये जो है सब इस इंडिया की स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल डिजिटल फाउंडेशन को इन्होंने यहाँ पर रखा, जिसकी वजह से हम इसको ये सब यहाँ पर कह रहे हैं। द गवर्नमेंट ऑल्सो ट्रिगर्ड डिसकंटिन्यूअस ग्रोथ इन डिजिटल पेमेंट्स थ्रू द लॉन्च इन 2014 द प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसकी वजह से फाइनेंशियल इंक्लूजन की ड्राइव हमने यहाँ पर ओपन की। आधार ऑथेंटिकेटेड बैंक अकाउंट्स हमने यहाँ पर ओपन किए, और आप देख सकते हैं कि करोड़ ऑफ द पीपल्स के अकाउंट यहाँ पर आपके ओपन हुए हैं। तो इस तरीके से आधार कार्ड का इंपॉर्टेंस यहाँ पर बताया। फिर टर्म यूज़ की है इंडिया स्टेक, मैंने आपको इंडिया स्टेक के बारे में भी बताया। जितने भी ओपन APIs यहाँ पर आपके मौजूद होंगे, अलग अलग सेक्टर्स के लिए हो सकता है, अलग अलग तरीके के एप्लीकेशंस या अलग अलग तरीके की सर्विसेज के लिए हो सकता है, उन सभी का अगर हम यहाँ पर सेट ले लें तो उस सेट को हम यहाँ पर जो है वो कहेंगे आपका इंडिया स्टेक। मतलब इंडिया स्टेक एक ब्रॉड टर्म है, इट टर्म यूज टू रिफर द यूनिवर्सल बायोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रोग्राम आधार अलोंग विद ए सूट ऑफ ओपन APIs। तो अलग अलग तरीके के जो भी आपके ओपन APIs हैं उन सभी का कंबाइनेशन जो है वो आपका इंडिया स्टेक कहलाता है। आधार भी इसके अंदर में इंक्लूड किया गया है। प्रेजेंस लेस है, एनीवेयर आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हो। पेपरलेस है, रिलायंट ऑन डिजिटल रिकॉर्ड्स, ओके, कैशलेस, ये सब चीज़ें भी आपकी ये इंश्योर करता है आधार, क्योंकि डिजी लॉकर के जरिए हम आधार कार्ड को डिजिटली भी अवेलेबल करा रहे हैं। अब दिस डिजी लॉकर जो एप्लीकेशन है ये आपकी इंडिया स्टेक के अंदर में आ जाती है। सिंपल सी बात आपको ये समझ में आनी चाहिए। ग्लोबल टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स हैव स्पर्ड प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन, जिससे कि इंडिया का डिजिटल कंज्यूमर बेस बढ़ाया जा सके। तो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट पर भी यहाँ पर फोकस करने की बात की गई है। उसके अलावा माइक्रो ATMs यहाँ पर आपके बनाए गए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड सिस्टम के जरिए आप ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा दे सकते हैं। ओके, सिर्फ आधार कार्ड के नंबर से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड माइक्रो ATM, जो कि आधार सिस्टम के साथ वेल एस्टेब्लिश यहाँ पर बनाए गए हैं। UIDAI जो कि आधार कार्ड को रेगुलेट करती है, इज ऑल्सो एक्सप्लोरिंग द अपॉर्चुनिटीज कि हम जो है वो और किस तरीके से इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे सकते हैं विद ओनली आधार। ओके, क्योंकि सिर्फ आधार का यूज़ करके हम ये काम कर सकते हैं। UPI ट्रांजैक्शंस की बात की है। UPI ट्रांजैक्शंस लगभग 4600 मिलियन के करीब जनवरी एक महीने में लगभग 4600 मिलियन के करीब ट्रांजैक्शंस यहाँ पर हुए हैं। ये दिखाता है कि कितना ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ है पेमेंट्स में, शॉपिंग कितनी हो रही है, ई-कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ कितनी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ रही हैं, और डिजिटल आइडेंटिटीज़ इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर आपकी प्ले करती हैं। इंडिया स्टेक की बात करें या फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करें, इन्होंने ही इस एरिया को यहाँ पर मजबूत किया है। आधार इंफ्रास्ट्रक्चर इससे कुछ अलग नहीं है, वो आपका इंडिया स्टेक के अंदर ही आ जाता है, और अलग अलग तरीके से इवॉल्व यहाँ पर आपका वो हो रहा है। इसके अलावा द UIDAI टर्म इज ऑलरेडी फॉर द टीम इज रेडी फॉर दिस चैलेंज। वोट चैलेंज, अब इसको जो है वो यहाँ पर देखोगे कि इट हैज़ ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेटेड इट्स वैल्यू इन द डायरेक्ट पेमेंट बेनिफिट। हमने इसको DBT वगैरह के पर्सपेक्टिव में यहाँ पर अच्छे से देख लिया, बेनिफिट भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिले, लेकिन इसके और ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर आपको पहुँचाने के लिए हम एक डिजिटल आइडेंटिटी आधार जैसी और यहाँ पर कहने की बात कर रहे हैं। मतलब आधार कार्ड को या तो डिजिटल फॉर्म में यहाँ पर आप इशू कीजिए, ओके, और इस तरीके के आप यहाँ पर जैसे आपने सुना होगा वर्चुअल ID का प्रोग्राम है, ठीक है। तो वर्चुअल ID क्या है? वो वर्चुअल ID कुछ नहीं है, आधार कार्ड का ही अगला हिस्सा है। तो आधार कार्ड का एक्चुअल नंबर देने की जरूरत नहीं है, आप वर्चुअल ID क्रिएट कीजिए UIDAI की वेबसाइट से, और वहां पर जाकर के आप अपना ओरिजिनल आधार नंबर नहीं देंगे, आप वर्चुअल ID क्रिएट करके वर्चुअल ID प्रोवाइड करोगे, उस ID से बंदा आपकी ऑथेंटिकेशन को जान सकता है। ओके, तो ये सब काम अब आगे हमारे यहाँ पर चैलेंजेस हैं, ओके, ये सब हमें पूरे करने हैं। इनके साथ कुछ चुनौतियाँ अभी भी हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग का यूज़ करना है, इसमें और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी। ओके, नए आधार कार्ड जो हैं वो सोफेस्टिकेटेड होंगे, उनमें QR कोड का भी इस्तेमाल हो, ओके, फोटोग्राफ जो हैं वो इस तरीके के हों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल इसके अंदर यहाँ पर किया जा सकता है, और हम इसको और ज़्यादा सिक्योर यहाँ पर आपका बना सकते हैं। तो कुल मिला के आधार इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो हम 2.0 की बात कर रहे हैं, उसमें बेसिकली हम बात कर रहे हैं आधार को डिजिटली लॉन्च करने की, साथ ही साथ आधार का जो है वो उसको आपका जो नई टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पर आपकी अवेलेबल हो रही हैं मार्केट के अंदर, लाइक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज़ हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, उन सबसे इक्विप करना है ताकि इसको और ज़्यादा सिक्योर और ज़्यादा कह सकते हैं कि एक्सेसिबल यहाँ पर हम इसको यहाँ पर बना सकें। ओके, तो सर्विस डिलीवरी को बेहतर करने के लिए हमारे पास ये सब चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। आधार कार्ड को हम बेसिकली क्या करना चाहते हैं कि सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट हम यहाँ पर बनाना चाहते हैं, जिससे कि इंडिया में फिनटेक सर्विसेज का जो मार्केट है वो यहाँ पर बहुत तेज़ी से बढ़े। ओके, तो ये हम आधार 2.0 के अंदर में बेसिकली करना चाह रहे हैं।
और आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम्स की बात करें तो हम बैलेंस चेक कर सकते हैं, और सिर्फ आधार कार्ड के जरिए हम बैलेंस चेक कर सकते हैं, हम कैश का विड्रॉल कर सकते हैं, आज भी किया जाता है और बहुत जगह पर ये बहुत ही अच्छी सुविधा यहाँ पर अवेलेबल है। ग्रामीण इलाके जहाँ पर एटीएम की सुविधा नहीं है वहाँ पर आधार कार्ड के जरिए पैसे निकाल लिए जाते हैं। ओके, पोस्ट ऑफिस वगैरह में ये सुविधाएं आसानी से अवेलेबल हो सकती हैं। तो इस तरीके से फिनटेक जो है वो फाइनेंशियल वर्ल्ड में आपका इस तरीके से फैल रहा है और इंडिया भी इसमें बिल्कुल भी पीछे नहीं है। तो हम इस तरीके से आधार की बात करें तो आधार एक सक्सेसफुल फेस ऑथेंटिकेशन के साथ साथ लाइवनेस डिटेक्शन फीचर में और साथ ही साथ केवाईसी फीचर भी यहाँ पर प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा UIDAI जो है वो आगे भी इसमें वर्क ले रहा है ताकि फिंगरप्रिंट, देखो फिंगरप्रिंट है, OTP है, ये सब चीज़ें तो अभी चल रही हैं, आइरिस स्कैन वगैरह इसके अंदर यहाँ पर होते ही हैं, आपको पता हो, आपने आधार कार्ड बनवाया होगा, ठीक है, उसमें ये सब चीज़ें होती हैं। उससे आगे बढ़ने की हमें यहाँ पर जरूरत है, नई टेक्नोलॉजीज इक्विप करने की इसके अंदर जरूरत पड़ेगी। ओके, तो ये सब आर्टिकल के अंदर दिया गया था, कुछ खास नहीं, बट आपको पता होना चाहिए कि हाँ आधार 2.0 में हम करने क्या वाले हैं और किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ है आधार अनेबल्ड डायरेक्ट पेमेंट, तो आप देख सकते हो लगातार ये चीज़ें यहाँ पर बढ़ रही हैं। ऑब्वियसली बात है बढ़ेंगी क्योंकि हमारा मार्केट यहाँ पर बढ़ रहा है। उसके अलावा जो ट्रांजैक्शंस हैं आधार कार्ड वगैरह से वो भी यहाँ पर आपके देखने के लिए मिलेंगे कि बढ़ रहे हैं। अब कितने बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, कितना तेज़ी से ग्राफ जा रहा है, ये सब जानना जरूरी नहीं है, बट समझो कि ये चीज़ें ऊपर की तरफ जा रही हैं, बस सफिशियंट है, और कुछ इस आर्टिकल से आपको नहीं जानना। उसके बाद आगे चलते हैं और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा फिनटेक रेवोल्यूशन के बारे में। ओके, किस तरीके से इंडिया में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन यहाँ पर आया, तो उसके कुछ बेसिकली पिलर यहाँ पर हैं। इन्होंने इस आर्टिकल को दो हिस्सों में बांटा, एक है आपका प्री पैंडेमिक लेवल, एक है आपका पोस्ट पैंडेमिक लेवल, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि फिनटेक रेवोल्यूशन को इन्होंने दो भागों में बांटा, एक इनका हो गया प्री पैंडेमिक लेवल, एक हो गया इनका पोस्ट पैंडेमिक लेवल। अब इसको भी इन्होंने अगले 3 भागों में बांटा है। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पर, तो ये जो प्री पैंडेमिक लेवल है ये 3 अलग भागों में है, और जो पोस्ट पैंडेमिक है ये अपना सिंपल है क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम इसके अंदर में हुआ नहीं है पोस्ट पैंडेमिक के बाद। ओके, तो यहाँ पर सिंपल जो है वो आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा कि टोटल जो हमारा फाइनेंशियल रेवोल्यूशन है उसको 4 भागों में हम यहाँ पर बांट सकते हैं। ओके, तो ये इस तरीके से आपका यहाँ पर डिफाइन किया गया है, और इसके अंदर सबसे पहले आपका जो कह सकते हैं कि डिवाइड किया है, वो सबसे पहले नंबर पर जो आता है वो आता है आपका लगभग 2009, जब हमने आधार कार्ड वगैरह यहाँ पर लॉन्च किए, ठीक 2009 से लेकर के आप समझिए 2011 तक का पीरियड आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। उस समय जो फाइनेंशियल रेवोल्यूशन हुआ, पहले हम उसको यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। तो उस समय डिजिटल पेमेंट 1.0 के नाम से हमने इसको यहाँ पर लॉन्च किया। लगभग 2010 का पीरियड था, प्रायर टू 2010 आप ले सकते हो, 2009 से 2011 ले सकते हो। उससे पहले भी हमने कुछ चीज़ें यहाँ पर की हैं, उनके बारे में भी जिक्र आपको करना पड़ेगा। ओके, तो आप देख सकते हो कि हमने 2010 से पहले RTGS यहाँ पर लॉन्च किया, जो कि कैश ई ट्रांसफर को यहाँ पर मदद देगा। ओके, RTGS यानी रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, और ये जो है वो हमने 2003-04 में यहाँ पर लॉन्च किया था, यानी कि आपको जो है वो लिखना है 2010 से पहले, ना कि आप 2009-2011 यूज़ करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हो कि प्री 2010। ओके, तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पर लॉन्च करने की कोशिश कर सकते हो, और 100 ट्रांजैक्शंस इन दैट ईयर हमने यहाँ पर RTGS के थ्रू सक्सेसफुल किए, और ये ई ट्रांजैक्शन यानी कि डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने में हमारा पहला जो चरण है वो यहाँ पर उभर करके आया। द नंबर ऑफ रिटेल पेमेंट्स भी यहाँ पर बढ़े, और 2010 तक जो है वो आप देखोगे कि ऑल डिजिटल पेमेंट लगभग 2 गुना इंक्रीज हो गए, तो दुगनी तेजी से यहाँ पर 2010 तक की पेमेंट्स यहाँ पर इंक्रीज हुए। इसके अलावा अगर आप देखो तो आपको पता चलेगा कि इसमें बहुत तेजी से ग्रोथ देखने के लिए मिली। बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट में भी प्रीमियम रिटेल से लेकर के हर क्षेत्र में डिजिटल पेमेंट्स यहाँ पर बढ़ने यहाँ पर शुरू हुए। देयर वाज अ लैक ऑफ एजुकेशन फॉर इंडिविजुअल कस्टमर, इंडिविजुअल कस्टमर अभी इन चीज़ों के लिए तैयार नहीं था। वहाँ पर पढ़ाई मतलब शिक्षा की कमी की वजह से मोबाइल फ़ोन्स और इंटरनेट पेनिट्रेशन ये सब ना होने की वजह से डिजिटल पेमेंट्स को इंडिविजुअल्स को बढ़ावा नहीं मिला, लेकिन जो बड़ी कंपनीज थी उन सभी ने इसका लाभ यहाँ पर उठाया। बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर जो है वो ध्यान में रखनी है कि किस तरीके से हमने इस चीज़ को बढ़ावा दिया। ओके, उसके बाद आता है आपका डिजिटल पेमेंट 2.0, और इस तरीके से आपको यहाँ पर मिलेगा। आप ऐसे समझो जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है ना, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, ऐसे ही आप समझो कि ये आपका फिनटेक रेवोल्यूशन 1.0, 2.0, 3.0 एंड 4.0 के रूप में आपको यहाँ पर दिया गया है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि दूसरे हिस्से में यहाँ पर क्या हुआ, तो 3G 4G मोबाइल टेक्नोलॉजीज यहाँ पर आनी शुरू हुई पोस्ट 2011 में, और यहाँ पर शिफ्ट देखने के लिए मिला कि इंडिविजुअल कस्टमर भी अब यहाँ पर आपका यूज़ करने लगा डिजिटल पेमेंट्स को, और बैंकिंग सेक्टर इस तरीके से ग्रो हुआ। मोबाइल बैंकिंग सुविधा भी यहाँ पर आपकी बढ़नी शुरू हो गई। इस पीरियड को हम कहते हैं डिजिटल पेमेंट 2.0, और ये जो है वो लगभग 2016 तक आपका खत्म हुआ, टिल 2016, 2010 से 2016 तक आप इसको कंसीडर कर सकते हो। इन्हीं सब के बीच में आप देखोगे कि
जो आपकी जन धन योजनाएं हैं वो सब भी आपकी यहाँ पर शुरू की गई, और जो बैंक अकाउंट हैं वो भी यहाँ पर खोले गए। बेसिकली जैम ट्रिनिटी को जो बढ़ावा दिया गया वो इसी फेज़ के अंदर में आपका देखने के लिए मिलेगा। उसके अलावा डिजिटल वॉलेट्स का भी प्रोविज़न यहाँ पर आया, अलग अलग ट्रांजैक्शंस यहाँ पर हुए, मोबाइल ट्रांजैक्शंस लगभग 10 गुना से यहाँ पर बढ़ गए, और बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस की जो सुविधाएं हैं वो कंज्यूमर को आपका ऑनलाइन अवेलेबल होने लगी। तो ये आपको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा, और साथ ही साथ क्रेडिट डेबिट कार्ड जो है वो अलग अलग फीचर्स के साथ आने लगे। अगर आपके पास वो फिजिकली भी अवेलेबल नहीं है तब भी आप कैश ट्रांजैक्शन यहाँ पर कर सकते हो। ये सब चीज़ें बढ़नी शुरू हो गई। ओके, डीमोनेटाइजेशन हुआ 2016 में। 2016 से आगे का चरण हम देख रहे हैं आपका 3.0 के अंदर में ले रहे हैं। 86% जो कैश था सर्कुलेशन में उसको यहाँ पर हटा लिया गया। कैसे? डीमोनेटाइजेशन के द्वारा। ओके, तो इससे क्या हुआ, इससे आपका डिजिटल पेमेंट 3.0 को यहाँ पर आपका बढ़ावा मिला। अभी कैश यहाँ पर खत्म हुआ, लोगों के पास में कैश नहीं था, आप विड्रॉ भी एक लिमिटेड अमाउंट ही कर सकते थे, तो ऑनलाइन पेमेंट्स को इस तरीके से यहाँ पर आपका बढ़ावा मिला। पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शंस आपके यहाँ पर होने शुरू हो गए। फिनटेक सॉल्यूशंस का एक्सपोर्ट होना यहाँ पर शुरू हो गया। ओके, रूरल इंटरनेट यूज़ जो है वो यहाँ पर बढ़ा, और इस तरीके से आपका मोबाइल कॉमर्स एज जो है वो यहाँ पर आपकी बढ़ेगी। ओके, फिर आता है आपका फोर्थ फेज। ओके, फोर्थ फेज कोविड-19, या फिर मैंने आपको बताया कि पोस्ट पेंडेमिक जो यहाँ पर हुआ उसको कहेंगे डिजिटल पेमेंट्स या फिनटेक रेवोल्यूशन 4.0। ओके, अब कोविड-19 आया, आपने देखा कि कंज्यूमर के बिहेवियर में भी चेंज आया, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस भी देखने के लिए मिले। बिगेस्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के रूप में इसको यहाँ पर देखा जाता है। ग्रेट रिसेशन के बाद ये दूसरा इस तरीके का सिचुएशन देखने के लिए मिला, और आपको पता है कि जो फिजिकल मोड ऑफ कंडक्ट है उस पर सबसे ज़्यादा असर यहाँ पर आपका पड़ा। ओके, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए कि टच करने को चीज़ों को मना किया गया। ओके, कह सकते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है कि वर्चुअलिटी को यहाँ पर इन्होंने बढ़ावा दिया। इंडिया ने डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले से ही बढ़ावा दिया हुआ था। नवंबर 2020 में 411 करोड़ मंथली ट्रांजैक्शंस मिले। ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अप्रोक्सीमेट भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। ओके, 411 ना लिख करके आप 400 लिखिए, 450 लिखिए। ओके, तो डिजिटल एप्लीकेशंस को बढ़ावा ड्यूरिंग द लॉकडाउन हमने यहाँ पर जो है वो आपका प्रोवाइड किया, और ये बेसिकली आपको पोस्ट कोविड में इतना ही यहाँ पर याद रखना है। और ये जो नेक्स्ट स्टेज ऑफ रेवोल्यूशन है डिजिटल पेमेंट 4.0, इसमें हम और ज़्यादा लो कॉस्ट सॉल्यूशन की तरफ यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करेंगे, और ज़्यादा इंडिया जो है वो डिजिटल पेमेंट्स को एक्सपेक्ट कर रहा है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2025 तक लगभग 54,000 करोड़ के करीब हमारे डिजिटल पेमेंट्स यहाँ पर होंगे। लगभग 16 टाइम्स जो है वो बढ़ोतरी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी इन जस्ट 5 ईयर्स। और ये जो ग्रोथ है वो डिजिटल कॉमर्स, पर्सनलाइज सॉल्यूशन, डिजिटल कन्वर्जेंस एंड रेगुलेटरी इनोवेशंस के कारण यहाँ पर होगी। ओके, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। 17 फिनटेक कंपनीज़ हैं जो कि यूनिकॉर्न क्लब के अंदर शामिल हुई हैं, वगैरह वगैरह चीज़ें। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पर जो हैं वो ध्यान में रखोगे। और इसके बाद अगर हम आगे देखें तो आपको मिलेगा कि लिखा हुआ नेटवर्क इफेक्ट। नेटवर्क इफेक्ट का मतलब यहाँ पर हो जाता है वी सा नेटवर्क इफेक्ट इन फेज 3.0। तो तीसरे फेज में हमने इन चीज़ों को यहाँ पर देखा। ओके, नेटवर्क इफेक्ट को, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पर यह है कि दैट वाज एनोरमसली इंस्ट्रूमेंटल इन ड्राइविंग अटेंशन एंड इन्वेस्टमेंट इनटू द डिजिटल पेमेंट। डिजिटल पेमेंट और फिनटेक मार्केट के अंदर जो आपने नेटवर्क को क्रिएट किया प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के साथ मिलकर के, वो सब 3.0 के अंदर में यहाँ पर किया गया। पोस्ट कोविड एरा डिजिटल पेमेंट जो है वो यहाँ पर बढ़े, उनकी स्केल बढ़ी, उनकी रीच यहाँ पर बढ़ी, और कितने से कितने हो गए ये सब आपको यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अलग अलग रिपोर्ट्स के हिसाब से अलग अलग चीज़ें यहाँ पर बढ़ी, और उम्मीद यह है कि इंडिया की जो डिजिटल इकोनॉमी है 2025 तक वो $1 ट्रिलियन को यहाँ पर छू जाएगी, और साथ ही साथ 2025 तक 95% फाइनेंशियल इंक्लूजन यहाँ पर हम कर देंगे हर सेगमेंट के अंदर, और लगभग 5 गुना ग्रोथ भी देखने के लिए मिलेगी ई कॉमर्स के अंदर, और 25 करोड़ MSME डिजिटाइजेशन भी हम यहाँ पर कर देंगे। ओके, पोटेंशियल क्या है डिजिटल पेमेंट 4.0 का? तो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि अभी हमारे पास चुनौतियाँ बहुत सारी मौजूद हैं। ओके, पॉलिसी सपोर्ट तो सरकार यहाँ पर कर ही रही है, उसके अलावा डाटा सिक्योरिटी का सबसे बड़ा इशू यहाँ पर आपका खड़ा हो जाता है। जब आप प्राइवेसी की बात यहाँ पर करना शुरू कर देते हैं तो डाटा सिक्योरिटी का इशू भी यहाँ पर आता है। उसके अलावा फ्रॉड मैनेजमेंट का इशू भी यहाँ पर आता है, साइबर सिक्योरिटी, इन सब के इश्यूज अभी भी यहाँ पर बने हुए हैं। नई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लाइक ब्लॉकचेन, जियो फेंसिंग, जियो टैगिंग और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द QR कोड। ओके, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपकी हो रही हैं। ओके, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी यहाँ पर हो रहा है। तो 3 ये चीज़ें आपको मिली जो कि डिजिटल पेमेंट 4.0 में हम यहाँ पर करेंगे, इसकी मदद से हम आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ ग्रेटर कस्टमर अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि फ्रॉड और साइबर क्राइम से यहाँ पर बचा जा सके। सेकेंडली, विद द मास एडॉप्शन डिजिटल पेमेंट्स बहुत ज़्यादा एडॉप्ट किए जा रहे हैं, तो हमें जो KYC पॉलिसीज़ है उनको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है, मर्चेंट के लिए भी, कस्टमर्स के लिए भी, और इसके लिए हम जो है वो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल कराएंगे, और इस तरीके से हम जो है वो आगे
बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली क्या जाएगा डिजिटल 4.0 में, ये आपको यहाँ पर जो है वो समझना है। इनोवेशन की बात है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ये सब चीज़ें हमें बढ़ावा देनी है। लगभग 5 से 6 पॉइंट आपको यहाँ पर निकल करके मिल गए कि आप आगे क्या करोगे, तो आप आगे ये सब करोगे। इनोवेशन के बगैर कुछ नहीं हो सकता। यूपीआई पेमेंट्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ रहे हैं, बार बार यही लाइन यहाँ पर लिखी हुई है। तो आगे जो चीज़ें हैं वो इंस्टेंट होनी चाहिए, उनमें टाइम नहीं लगना चाहिए, वो जो है वो लो कॉस्ट होनी चाहिए। इन सब चीज़ों का भी हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है। और जो हमें यहाँ पर एक काम और करना है वो है हमारा कोलैबोरेशन। और कोलैबोरेशन जो है वो हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ करना है, ताकि जो हमारा नेशनल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और कंट्री से लिंक यहाँ पर हो सके, जैसे मैंने एग्जांपल दिया भूटान वगैरह का। ओके, तो ये पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान रखोगे। स्टार्टअप एंड इनोवेशन इकोसिस्टम को इस तरीके से यहाँ पर बढ़ावा देना। इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम पहले ही दुनिया में तीसरे नंबर पर खड़ा हुआ है। ओके, यूएस चाइना के बाद इसको हम और पहले नंबर पर लेकर के आ सकते हैं। तो इस तरीके से इंडिया का जो फिनटेक इकोसिस्टम है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, और ये सब इस तरीके से चीज़ें आगे यहाँ पर बढ़ेंगी। ओके, उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे तो ये सब आप इग्नोर कर सकते हो। ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि आप नहीं लिख पाओगे, मैं बार बार बता रहा हूँ। ओके, मेन चीज़ें पहले लिखी जाती हैं। आर्टिकल आपसे ऐसे नहीं पूछे जाते कि आप कुछ भी लिखो, ठीक है। स्पेसिफिक चीज़ें पूछी जाती हैं, वही लिखनी है। आपसे पूछा जा सकता है कि आगे चुनौतियाँ क्या हैं डिजिटल रेवोल्यूशन के अंदर, फिनटेक रेवोल्यूशन के अंदर। तो ये जो आपको पॉइंट बताए गए 6-7 पॉइंट, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। उसके बाद आगे चलें, लिखा हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ फाइनेंशियल सेक्टर में किस तरीके से करेंगे। आर्टिकल ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, लेकिन हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कैसे कर सकते हैं, हम इसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो इसमें अगर हम देखें आगे, टेक्नोलॉजी का रोल फाइनेंशियल सेक्टर में लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है। सिंपल सी बात है, अभी अभी मैंने ये सब चीज़ें आपको बता दी, लेकिन फिर से आर्टिकल है तो हम एक बार फिर से यहाँ पर देख लेते हैं। करोड्स ऑफ पीपल, उनके पास जनधन अकाउंट अवेलेबल है, उनके पास मोबाइल है, उनके पास इंटरनेट सर्विसेज अवेलेबल है। अब वो जो अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर से जैसे भी करते हैं, वो फाइनेंशियल सर्विसेज में हिस्सा ले रहे हैं। आधार कार्ड उनके पास अवेलेबल है, मोबाइल कनेक्शन अवेलेबल है, बैंक की सुविधा है, फाइनेंशियल सेक्टर की सुविधा उनके पास यहाँ पर मौजूद है। ओके, ये सब तो हमने कर दिया। जैसा कि हमने देखा कि डिजिटल जो रेवोल्यूशन है उसकी तीसरे चरण में ही हमने ये सब चीज़ें यहाँ पर आपकी कर दी हैं। ओके, फोर्थ चरण में हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो वो सब चीज़ें भी मैंने आपको यहाँ पर बताई। डीमेट अकाउंट्स आप खोल सकते हैं, बैंक लोन इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स आप यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। प्रोसीजर लाइक केवाईसी भी सब यहाँ पर अवेलेबल है, और वो भी सब इजी प्रोसेस है, लाइक आधार कार्ड वगैरह के जरिए आप देख सकते हो। विद द यूज ऑफ मोबाइल एंड आधार इट इज़ बिकम पॉसिबल टू ऑथेंटिकेट द आइडेंटिटी ऑफ एक्चुअल अकाउंट होल्डर। तो कोई नई चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं, जो चीज़ें पढ़ चुके हैं वही पढ़ रहे हैं। ये सिर्फ आपको बताने के लिए है कि अगर कोई चीज़ छोड़ी जा रही है तो वो इसलिए नहीं छोड़ी जा रही है कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर इंपॉर्टेंट है तो हमने अभी अभी पढ़ ली है। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा OTP का प्रोविज़न भी है, आप ऑथेंटिकेट कर सकते हो जस्ट फॉर OTP, ताकि आपका मोबाइल वेरिफिकेशन भी यहाँ पर हो सके। पर्सनल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए ये सब काम यहाँ पर होते हैं। फिर वही बात जो हमने अभी तक यहाँ पर पढ़ी कि यूपीआई ट्रांजैक्शन 60% से यहाँ पर बढ़े हैं। 250 मेंबर्स यूपीआई ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा दे रहे हैं, अलग अलग बैंक्स इसके साथ जुड़े हुए हैं। आरबीआई भी मनी ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा दे रहा है। इवन ऑर्डिनरी मोबाइल फ़ोन से आप यहाँ पर लॉन्च कर सकते हो, जैसे लॉन्च किया UPI@123। ओके, इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो आपकी यहाँ पर हेल्पफुल रहती हैं। इवन आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं भी है तो भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा दोगे। तो यही चीज़ें आपकी यहाँ पर लिखी हुई हैं कि 2026 तक 44% टोटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है वो पेमेंट गेटवे से यहाँ पर होंगे, और 34% जो है वो QR कोड के थ्रू होंगे, 22% जो है वो पॉइंट ऑफ स्केल के थ्रू यहाँ पर होंगे। ये सब चीज़ें आपको याद नहीं रखनी, क्योंकि आपके याद नहीं रहने वाली। ओके, ये चीज़ें। अब बात करते हैं जिसके ऊपर आर्टिकल लिखा गया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़। आपने टर्म सुनी होगी, बिग डाटा एनालिटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है। ये सब कुछ कॉमन टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि काफ़ी हद तक न्यूज़ में, स्पेशली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की तरफ फाइनेंशियल सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा फोकस है। यू हैव हर्ड द अबाउट क्रिप्टो करेंसीज। ओके, NFTs, ये सब क्या है, ये सब कुछ डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए यहाँ पर जो टर्म्स है वो यहाँ पर यूज़ हो रही हैं। तो वही सब चीज़ें हैं, उन्हीं को यहाँ पर बढ़ावा देना है। और ये आपको मिलेगा कि बिग डाटा के जरिए जो है वो हम इन्फिनिटी साइज ऑफ डाटा यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं डिजिटल मीडियम्स के अंदर, और वो जो है वो आपकी डेली एक्टिविटीज़ को यहाँ पर रेगुलेट कर सकते हैं, वो आपको मॉनिटर कर सकते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को सेल्फ रेगुलेट यहाँ पर आपका कर सकते हैं। इसमें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करें, डाटा एनालिटिक्स का यूज़ करें, साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करें, क्वांटम कंप्यूटिंग का यूज़ कर सकते हैं। इसको बोथ एज एन अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस आप यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब फ्यूचर में हम क्या करेंगे तो ये कर सकते हैं, ये हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और फिलहाल क्या चैलेंजेस हैं, तो यही हमारे पास फिलहाल के लिए चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस आपके प्रेजेंट में होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ फ्यूचर में यहाँ पर आपकी दिखाई जाएंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल आपको पता है, हर क्षेत्र में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इवन कंज्यूमर के बिहेवियर को, उसकी एक्टिविटीज़ को देखने के लिए भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक जैसे पैटर्न के सभी ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करके उनको आपके सामने ला सकता है कि कहीं ये फ्रॉड से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस तो नहीं है। कोई बंदा 25-25-25 करके बहुत सारे पैसे यहाँ पर निकाल रहा है, हम उसके कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं।
अपने आप हमें पता चलेगी। हमें कैसे पता चलेगी भाई कोई कहाँ पर क्या कर रहा है, तो ये हमें पता चलेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। ओके, तो इससे हम जो है वो कुछ भी एनालाइज कर सकते हैं, इकोनॉमिकल हो, पॉलिटिकल हो, डिफेंस हो, हर क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ है। बेसिकली हम जो है इस समय फाइनेंशियल सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो हम प्रिडिक्टिव एनालिसिस ले सकते हैं, डाटा एनालिसिस इसके अंदर यहाँ पर कर सकते हैं, और हम जो है वो ये भी देख सकते हैं, पीपल्स के आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, और एडवर्स सर्कमटेंसेज में हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लाइक कोई आपका फ्रॉड यहाँ पर होने वाला है तो उसकी भी जानकारी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू अवेलेबल हो जाएगी। जो टेक्नोलॉजीज़ हैं फ्रॉड प्रिवेंशन में आपकी मदद कर सकती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिमिलर पैटर्न्स को यहाँ पर पकड़ लेगी कि भाई ये सारे बंदे एक जैसा काम कर रहे हैं, इतना ही अमाउंट क्यों निकाल रहे हैं, पिछले 10 दिनों से रेगुलर एक्टिविटीज़ क्यों चल रही हैं, ओके, लगातार ऑनलाइन क्यों बैठे हैं, ये सब चीज़ें आपको फ्रॉड प्रिवेंशन में हेल्पफुल यहाँ पर होती हैं। फ्रॉडुलेंट पैटर्न्स इनको यहाँ पर कहा जाता है। ओके, क्रिमिनल्स अक्सर इन चीज़ों को यहाँ पर अपनाते हैं, तो आप उनके जो पेमेंट सिस्टम्स हैं उनको ब्लॉक कर सकते हो, अलर्ट कर सकते हो सिक्योरिटी सिस्टम्स को, हैकिंग वगैरह यहाँ पर नहीं हो सकती फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर। ये सब का यूज़ करके आप जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यहाँ पर बढ़ावा दोगे। ओके, कुछ चैलेंजेस हैं, आप बेसिकली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को सेव करने की कोशिश आप कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा एनालिटिक्स कैन इमर्ज एज अ बैकबोन ऑफ आवर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस। क्वांटम कंप्यूटर्स का यूज़ कर सकते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट टूल यहाँ पर आपका बन रहा है। ओके, तो कुछ नहीं है, वो जो आपका डिजिटल रेवोल्यूशन 4.0 के अंदर में पढ़ा है ना, वही सब काम करने हैं। 5-6 उनको यहाँ पर ध्यान में रखो। आप हर काम तेज़ी से होना चाहिए, सेफ होना चाहिए और मोर ऑर्गेनाइज तरीके से होना चाहिए। फंक्शनिंग अच्छी होनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी जो हमारे पास चैलेंजेस हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ में यहाँ पर आपका तब्दील करना है, और आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि लोगों का बिहेवियर है, उनका बैकग्राउंड है, वो भी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू पता लगेगा। साइबर सिक्योरिटी को मेंटेन आप यहाँ पर रख सकते हो, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर आप यहाँ पर कर सकते हो, और साथ ही साथ ट्रांजैक्शंस का वॉल्यूम और स्कोप को इंक्रीज भी कर सकते हो बिना फाइनेंशियल सेक्टर को हर्ट किए हुए। ओके, तो ये सब काम आप यहाँ पर करिए, अच्छा रहेगा। ज़्यादा भारी चीज़ें नहीं है, जस्ट आप नोट्स में लिख सकते हो 5 पॉइंट बना करके कि भाई हमें आगे क्या करना है, और पिछली जो भी 10 स्लाइडें पढ़ी उनको आपको रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप जस्ट इतना लिख लेते हो कि हाँ डिजिटल रेवोल्यूशन किस तरीके से हुआ, पहला चरण में क्या था, दूसरे में क्या था, तीसरे में क्या था, फोर्थ में क्या था, और हम आगे क्या करने वाले हैं। ये जो 5-6 पॉइंट आपको डिस्कस किए हैं उनको आप लिख सकते हो। उसके बाद लिखा हुआ है डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन, रूरल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि जो बैंकिंग सुविधाएं हैं लाइक इंश्योरेंस, पेंशन वगैरह से रिलेटेड, ओके, वो सारी की सारी आप जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, रिमोट एरियाज में रहने वाले लोग हैं, रूरल एरियाज में रहने वाले लोग हैं, उनको भी अवेलेबल कराओ। तो रूरल एरिया में बैंक की सुविधा नहीं है तो वहाँ बैंक खोलो, दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन। वहाँ इंश्योरेंस की सुविधा नहीं है तो वहाँ आप इंश्योरेंस अवेलेबल कराओ, दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन। और ये सब किस वजह से हो पाया है, तो ये हो पाया भाई जेम ट्रिनिटी की वजह से, जिसको हम कहते हैं जनधन आधार मोबाइल और डिजिटल इंडिया, जो कि यहाँ पर लॉन्च किया गया सरकार के द्वारा प्रोग्राम है, उसके द्वारा ये सब चीज़ें लॉन्च हुई है। 2016 में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई यहाँ पर लॉन्च किया, और 2021 में लगभग 6 ट्रिलियन के करीब यूपीआई ट्रांजैक्शंस देखने के लिए मिले। अब आप कंफ्यूज हो गए होगे कि कौन से ट्रांजैक्शंस कब के यहाँ पर दिए गए हैं, कोई ट्रिलियन में दिया है, कोई मिलियन में दिया है, कोई लाख में दिया है, कोई करोड़ में दिया है, समझ में नहीं आ रहा। तो आपको समझना नहीं है भाई, आपको ये चीज़ रटनी नहीं है। आप जस्ट चीज़ों को समझो कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा दिया जा रहा है, बस बात खत्म हो गई। ओके, हाउवर विद ओनली 28% इंटरनेट पेनिट्रेशन है रूरल इंडिया के अंदर। याद रखना, रूरल इंडिया के अंदर ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी। 28% इंटरनेट पेनिट्रेशन है। अभी हम इसको बढ़ावा दे रहे हैं, भारत नेट प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है, रूरल एरियाज़ की कनेक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने के लिए वही प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। बट अभी जो आपको ये समझना है कि आप ये समझिए कि यूपीआई ट्रांजेक्शन तो इतने सारे हो रहे हैं, लेकिन इंटरनेट पेनिट्रेशन सिर्फ 28% है रूरल एरिया के अंदर, यानी कि जो मोर ऑफ द यूपीआई ट्रांजेक्शन हैं वो अर्बन एरिया में हो रहे हैं, रूरल एरिया में नहीं हो रहे हैं। तो बेसिकली जो हमारा फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन है, डिजिटल रेवोल्यूशन है, वो अर्बन सेंट्रिक बेस है, ना कि रूरल सेंट्रिक बेस। तो हमें इसको चेंज करने की जरूरत है। अर्बन इंडिया की स्टोरी को ये बताता है यूपीआई ट्रांजैक्शंस, हमें इसको रूरल इंडिया की जो कह सकते हैं कि थ्योरी में यहाँ पर आपको चेंज करना है। ओके, तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी। ये मैंने आपको बताया इंटरनेट मोबाइल पेनिट्रेशन चल रहा है किसके प्रोजेक्ट के जरिए, भारत नेट प्रोजेक्ट के जरिए। लार्जेस्ट रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोग्राम है, और इसके अंदर लगभग 13,000 टीबी का डाटा कंजम्पशन हमें देखने के लिए मिला जून 2021 में। अब तक ये बहुत कम है। ओके, पॉपुलेशन साइज के हिसाब से देखें तो 13,000 टीबी का जो डाटा कंजम्पशन है काफ़ी ज़्यादा कम है। तो रूरल इंडिया में आपको मिलेगा कि कम पेनिट्रेशन है, बट फिर भी आप देखोगे कि हम इस बात से इग्नोर नहीं कर सकते कि डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज रूरल एरिया में इंक्रीज तो यहाँ पर हुई हैं। ओके, रूरल इंडियन इकोनॉमी प्राइमरली कैश ड्राइवन इकोनॉमी है, क्योंकि एग्रेरियन इकोनॉमी है तो वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बेसिकली कैश में ही यहाँ पर आपकी चलती हैं। ओके, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो कैश ड्राइवन इकोनॉमी है और प्रीडोमेंटली एग्रीगेरियन इमेज को यहाँ पर दिखाता है। तो उसके अलावा जो आजकल का यूथ है वो एग्रीकल्चर से निकल करके अलग अलग सेक्टर्स लाइक
सर्विस सेक्टर है, एमएसएमई है, ओके, उन सब के अंदर आ रहा है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है डाइवर्सिफिकेशन इंक्रीज होगा तो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स यहाँ पर आपके बढ़ेंगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देंगे रूरल इनकम्स के अंदर, ओके। उसके अलावा इस आर्टिकल में एक बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने के लिए मिली। आर्टिकल अच्छा था बट आर्टिकल को बेसिकली इन्होंने मोड़ दिया एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर, और इसमें राजस्थान के एक परिवार की यहाँ पर बात की गई और उस फैमिली के द्वारा यहाँ पर ये बेसिकली उस फैमिली की नज़र से इस आर्टिकल को यहाँ पर लिखा गया है, राजस्थान की फैमिली की नज़र से लिखा गया। तो मैंने इस आर्टिकल को थोड़ा सिंथेसाइज किया, सिर्फ काम के पॉइंट्स यहाँ पर निकालने की कोशिश की, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। ओवर द ईयर्स एक टर्म निकल के आई जिसका नाम है बैंकिंग करेस्पोंडेंट्स, ओके, और ये इनको हम बीसीज कहेंगे, ओके, बैंकिंग करेस्पोंडेंट्स इनको यहाँ पर कहेंगे, ओके। ये जो है वो आपका सेंट्रल रोल प्ले कर रहे हैं डिजिटल एम्पावर करने के लिए रूरल एरियाज़ में बैंक्स अपने बैंकिंग करेस्पोंडेंट्स यहाँ पर बेसिकली ये एजेंट होते हैं बैंक के, जो कि उनकी बैंकिंग सर्विसेज को पूरे एरिया में यहाँ पर आपका स्प्रेड करते हैं। वो उनका काम होता है कि बैंक अकाउंट खोले जाएं, ओके, आधार से उनको लिंक किया जाए, फ़ोन नंबर से उनको लिंक किया जाए, और इस तरीके से जो आपके बीसीज हैं इनेबल एक्सेस एंड एजुकेशन ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल इकोसिस्टम रूरल सिटीजन्स के रूप में ये यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। देखो अब ये आपके बैंकिंग करेस्पोंडेंट्स हैं ये तो यहाँ पर हो गए, साथ ही साथ आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है DEF यानी कि डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन, 2017 से यहाँ पर ये आपकी वर्क कर रही है, और डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन भी यही काम कर रही है जो आपकी बैंकिंग करेस्पोंडेंट्स यहाँ पर कर रहे हैं। बैंकिंग करेस्पोंडेंट्स इंडिविजुअल बेसिस पर ये काम करते हैं और डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन जो है वो कलेक्टिव लेवल पर ये वर्क करती हैं। ये रूरल अर्बन डिवाइड को जो ब्रिज करने का काम यहाँ पर आपकी कर रही हैं। ये बेसिकली जो है वो फाइनेंशियल लिटरेसी अवेलेबल करा रहे हैं, पार्टिसिपेशन यहाँ पर बढ़ा रहे हैं ग्रास रूट लेवल पर, और ये जो है वो आपका कह सकते हैं कि जो डिवाइड यहाँ पर हुआ है कि अर्बन एरिया में ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस है, रूरल एरिया में नहीं है, इसको कम करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं, ओके। DEF यानी कि आपकी डिजिटल एम्पावरमेंट जो फाउंडेशंस हैं उन्होंने 2000 से ज़्यादा डिजिटल रिसोर्स सेंटर भी यहाँ पर बनाए हैं इंडिया में, और ये जो है वो रन किए जाते हैं बाई सूचना प्रेन्योर्स। देखो ये टर्म निकल के आई, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बट याद रखो, जिनको कहते हैं इन्फॉर्मेशन एंटरप्रेन्योर्स, और ये जो है वो एज अ बैंकिंग करेस्पोंडेंट ही वर्क करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि दोनों में अंतर है, बैंकिंग करेस्पोंडेंट अलग हो गए, सूचना प्रेन्योर्स अलग हो गए, ये हो गए। ये घर घर जाते हैं, लोगों को बैंक अकाउंट खोलने के लिए प्रेरित करते हैं, उनसे कहते हैं इंश्योरेंस की ये है, ये फ़ायदे, आपके नुकसान, समझ रहे हैं ना क्या बात हो रही है, ओके। बस यही काफ़ी है। उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा कि रुपए कार्ड भी काफ़ी लोगों के पास है, और जनधन योजना के अंदर मुफ्त में यहाँ पर रुपए कार्ड भी उसके साथ में दिया जाता है, याद रखना। रुपए कार्ड का प्रोविज़न उसी के साथ में यहाँ पर किया गया था, रुपए डेबिट कार्ड, और इससे आपकी लेस इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। अब इसके कुछ बेनिफिट भी हैं, ये सब आपने यहाँ पर किया, ये आपके बीसीज काम कर रहे हैं, यहाँ आपके सूचना प्रेन्योर्स यहाँ पर आपके वर्क कर रहे हैं, और डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने के इन्होंने कुछ फ़ायदे भी यहाँ पर बताए। तो फ़ायदे कुछ खास नहीं, आपको पता है, सिंपल से फ़ायदे हैं, टाइम सेव होगा, डिस्टेंस मनी सब अवेलेबल यहाँ पर होगा, ये सब बेनिफिट यहाँ पर हैं। आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है, बैंकिंग सुविधा आप घर से बैठे हासिल कर सकते हो। नो कैश नहीं होगा तो चोरी नहीं होगी, सिंपल सी बात यहाँ पर आपकी है। लेकिन उसी के साथ साथ थ्रेट भी यहाँ पर आपके बढ़ जाते हैं। साइबर सिक्योरिटी का इशू इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हम यहाँ पर बेनिफिट देख रहे हैं तो फिलहाल बेनिफिट पर फोकस करेंगे। जब हम यहाँ पर लिख रहे होंगे आपके चैलेंजेस वगैरह, तब आप साइबर सिक्योरिटी को लॉन्च करोगे। मनी ट्रांजैक्शन की बात है, बैंक बंद है, छुट्टी है, लंच टाइम चल रहा है पूरे दिन का, तो फिर यहाँ पर आप जो है वो घर बैठे ही मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो 24/7। कोई बैंक नहीं जाने की जरूरत, बैंक से उसका कुछ लेना देना नहीं, ठीक। डिजिटल ट्रांजैक्शन इस तरीके से यहाँ पर आपके होंगे। बजटिंग ईजियर होगी, आपके मोबाइल फ़ोन पर मैसेज आता है, आप मैसेज के जरिए देख सकते हो बैलेंस कितना बचा है और कितना ट्रांजैक्शन यहाँ पर हुआ, ये सब चीज़ें आसान हो जाती हैं, बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, ओके। ब्रेकिंग बैरियर्स, यूनिवर्सलाइजिंग एक्सेस टू द फाइनेंस की एक्सेस भी रूरल एरियाज़ में यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है, दैट इज़ वेरी ईजी। बैंकिंग जो आपकी बिजनेस एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज़ हैं, स्टार्टअप इकोसिस्टम है, उसको भी यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा, और इस तरीके से फिनटेक मार्केट आपको यहाँ पर बढ़ेगा, ओके। तो ये चीज़ें आपकी यहाँ पर हैं। फिर ग्रीवियंस रेड्रेसल मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, मैंने बताया राजस्थान के बारे में, ए वुमेन, ओके, ये सब चीज़ें जरूरी नहीं है, बट आप समझो ग्रीवियस रेड्रेसल मैकेनिज्म के लिए जो फर्स्ट लाइन है वो आपकी बैंकिंग करेस्पोंडेंट ही यहाँ पर वर्क करते हैं। ग्रामीण एरिया में किसी भी को कोई भी शिकायत है, डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन में कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है, गलती हो गई है, फ्रॉड हुआ है आपके साथ, तो शिकायत किससे करोगे? तो शिकायत करोगे आप बीसी से। आर कॉमनली फेल्ड द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जस्ट इतना पॉइंट याद रखो, इसमें जाने की जरूरत नहीं है। विक्टिम ऑफ फ्रॉड, लैक ऑफ ट्रस्ट एंड लिटरेसी। तो डिजिटल पेमेंट का यूज़ यहाँ पर बढ़ रहा है, सिंपल सी बात है, ऑनलाइन फ्रॉड्स भी यहाँ पर बढ़ेंगे, क्रिमिनल्स भी यहाँ पर बढ़ेंगे, जिससे कि आपकी जो लोग हैं उनमें थ्रेट भी यहाँ पर आपका बढ़ेगा कि भाई हमारा जो मनी है वो बैंक अकाउंट कहीं खाली ना हो जाए, ओके, एंटायरली बैंक अकाउंट कहीं एम्प्टी ना हो जाए। तो इन सब चीज़ों से हमें उसको लिटरेसी भी अवेलेबल करानी है कि आरबीआई इन सब के लिए बहुत कुछ कर रहा है। आपको अपना पिन शेयर नहीं करना, आपको ये नहीं करना, डिजिटल ट्रांजेक्शंस अगर आपसे नहीं हो पा रहे हैं तो आप 1-2 बार किसी की हेल्प ले सकते हो, समझ रहे हैं, ये सब काम आप यहाँ पर होगा, ओके। उसके बाद एक टर्म यहाँ पर दी गई थी जिसका नाम था
फिजिटल बैंकिंग। ओके, ये कुछ नहीं है, फिजिकल फॉर्मेट और डिजिटल फॉर्मेट को मिला के ये फिजिटल फॉर्म यहाँ पर बना दी है। और इन्होंने यहाँ पर कहा है कि टाइम एंड अगेन बैंक है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, सब ये ट्राई कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, सर्विस डिलीवरी यहाँ पर की जा सके, एक्सेस यहाँ पर अवेलेबल हो। रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडियन बैंक एसोसिएशन से ये कहा कि रूरल इंडिया में बैंकिंग सर्विसेज को यहाँ पर आपका बढ़ावा दिया जाए। अब ऐसा तो है नहीं एकदम से आप यहाँ पर फिजिकल फॉर्मेट में सारे वर्क करते हो बैंक में जाकर के और एकदम से डिजिटल में ट्रांसफर हो जाओगे, नहीं हो सकता। ओके, एकदम से नहीं हो सकता, हाँ उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। तो यहाँ पर एक टर्म लाए गए कि भाई डायरेक्ट फिजिकल से डिजिटल मत जाओ, यहाँ से फिजिकल से पहले फिजिटल जाओ और फिर यहाँ से डिजिटल जाओ, यानी थोड़ी थोड़ी से काम आप डिजिटल करो, थोड़े थोड़े से फिजिकल करो। दिस टर्म इज कॉल्ड फिजिटल बैंकिंग। ओके, ये सब भी काम आपके बैंकिंग करेस्पोंडेंट ही कराएंगे, ये सब रटने की जरूरत नहीं है। टर्म को भी यूज़ ना करें ज़्यादा, ठीक है, और जब भी कुछ याद ना आए तभी आप इस टर्म को यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपका आता है सोशल सेक्टर और उसके अंदर में बेसिकली लिखा हुआ है इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर। इस आर्टिकल के अंदर पूरा बजट कवर कर दिया इन्होंने फिर से, ठीक। बजट पे यार थोड़ा सा ऐसा ही लगता है कि बार बार क्यों जो है वो बजट के बारे में यहाँ पर आ जाती हैं चीज़ें। 2 आर्टिकल अगले जो है वो बजट के ऊपर हैं, एक पढ़ाऊंगा एक नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक। तो एक आर्टिकल पूरा बजट के ऊपर कवर है। 2022 की मार्च मैगजीन थी, पूरी की पूरी बजट के ऊपर ही थी योजना की, आपने देखी होगी। तो उस चीज़ को देखते हुए थोड़ा सा यहाँ पर आपका निकलने की कोशिश करते हैं। अभी गति शक्ति भी पढ़ लिया इसके अंदर, अब यहाँ पर फिर से दिया गया है तो इग्नोर मारने की कोशिश करेंगे। ओके, ये सब आर्टिकल बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ो, दूसरी बार रिवीजन करो, बात खत्म हो गई। ऑलराइट, तो देखते हैं कि क्या चीज़ें इसके अंदर में अब बेसिकली बताई गई हैं। तो अगर हम देखें, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज हैज़ अनफोल्ड द 5 फीचर कैप्चर्ड एज द होल न्यू नैरेटिव विच हैज़ बिकम द एविडेंट। बजट के अंदर भी इन 5 नई चीज़ों के बारे में बात की। बेसिकली इस समय की जो हमारी इंडियन पॉलिसी है, इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी है, उसके 5 फीचर यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। पहला फीचर ये है कि क्वांटिटेटिव आउटकम्स पर ध्यान न देकर के क्वालिटेटिव आउटकम्स पे ध्यान दिया जाए। जितनी भी स्कीम्स यहाँ पर चल रही हैं, ये मत गिनो कि कितनों को फ़ायदा मिला, ये देखो कि कैसा फ़ायदा मिला भी या नहीं भी मिला। ओके, तो इस चीज़ की बात यहाँ पर करनी है। पहला तो ये हो गया। दूसरा हो गया मूविंग फ्रॉम एंटाइटलमेंट टू एंटरप्रेन्योरशिप अप्रोच टू सपोर्ट वाइड स्प्रेड लाइवलीहुड जनरेशन। तो लाइवलीहुड जनरेशन में आप एंटाइटलमेंट पर ध्यान न देकर के एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज़ पर ध्यान दोगे। साथ ही साथ डेवलपमेंट का लोकलाइजेशन की बात यहाँ पर है। उसके अलावा लो कार्बन ट्रेजेक्ट्री इन द इकोनॉमिक ग्रोथ, उस पर भी फोकस है, यानी कि जो आपका कार्बन वाला आपका एस्पेक्ट है, जो ग्रीन इकोनॉमी वाला एस्पेक्ट है, उसको यहाँ पर नहीं भूलना। और पांचवा जो है वो है आपका डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस को अवेलेबल कराना। तो ये 5 पिलर हैं जिन पर हमारी जो नई इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो यहाँ पर आपकी वर्क कर रही हैं और ये चीज़ें आपको यहाँ पर जानने के लिए यहाँ पर मिल जाएंगी। ओके, देयर इज़ इवन स्ट्रॉन्गर एम्फेसिस ऑन इंडियाज़ ग्रोइंग लीडरशिप ऑन सस्टेनेबिलिटी नाउ, और इसमें सरकार काफ़ी यहाँ पर आपकी मदद कर रही है, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रही है, टेक्नोलॉजीज़ को बढ़ावा दे रही है। ओके, ये सब काम आपके यहाँ पर हो रहे हैं। लॉन्ग टर्म मिटिगेशन स्ट्रेटजीज़ पर भी यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है। पेंडेमिक के दौरान भी मदद की, उससे पहले भी आपकी मदद यहाँ पर आपकी चल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी शार्प फोकस देखने के लिए मिल रहा है। बहुत सारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम चलाई जा रही हैं। अब सोशल सेक्टर की बात यहाँ पर कर रहे हैं तो आप देख सकते हो, हाउसिंग, रोड, ड्रिंकिंग वाटर, सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी के लिए जो बजट है वो ऊपर गया है और सभी में पैसा भर भर के यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर पैसा दिया भी गया था, कितना दिया गया है मैंने टेबल 1 को इग्नोर मार दिया, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है एक्सपेंडिंग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, ये वही है डिजिटल रेवोल्यूशन 4.0 और कुछ नहीं है। ओके, आगे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को इंप्रूव करने के लिए टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को बढ़ावा देना पड़ेगा, 5G टेक्नोलॉजीज़ को बढ़ावा देना पड़ेगा और साथ ही साथ ग्रोथ और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को भी इंप्रूव यहाँ पर करना पड़ेगा। कुछ और नई टेक्नोलॉजीज़ लाइक AI आ रही है, जियोस्पेटियल सिस्टम्स हैं, ड्रोन्स हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम यहाँ आपका बढ़ रहा है, स्पेस इकोनॉमी है, जीनोमिक्स है, फार्मास्यूटिकल है, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन मोबिलिटी सिस्टम, इन सब में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना है। इन सब में तरक्की यहाँ पर हमें हासिल करनी है क्योंकि यही फ्यूचर के रूप में यहाँ पर उभर करके आएगा। एट द सेम टाइम हमें जो है वो प्रोवाइड करनी है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पर हमें अवेलेबल करानी है और साथ ही साथ इंडियन इंडस्ट्रीज़ को और ज़्यादा एफिशिएंट और कम्पिटेटिव भी यहाँ पर आपको बढ़ाना है। तो इसके लिए आपको जो है वो सपोर्टिव पॉलिसीज़ लॉन्च करनी पड़ेंगी, आपको लाइट टच रेगुलेशंस लॉन्च करनी पड़ेंगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना पड़ेगा, डोमेस्टिक कैपेसिटीज़ को बढ़ावा देना पड़ेगा। ये सब काम के जरिए आप जो है वो हासिल कर सकते हो। अब नीचे जो है वो ये आर्टिकल से भटक गए, बेसिकली इन्होंने बात की थी इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर की, भटके भी नहीं, पूरा बजट ही इन्होंने यहाँ पर नीचे कवर कर दिया। और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हाउसिंग सुविधाएं प्रोवाइड कराने के लिए सरकार की स्कीम है, आप देख सकते हो PM आवास योजना है और आवास योजना के अंतर्गत बेसिकली रूरल एरिया में भी चल रही है, अर्बन एरिया में भी चल रही है और इसमें जो है वो हर किसी को पक्का जो हाउस है वो प्रोवाइड कराने की बात PM आवास योजना के अंदर में चल रही है। तो 80 लाख हाउसेज कंस्ट्रक्ट करने की बात है 2022-23 तक और इसमें जो है वो आपके ये सब जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है अर्बन एरिया के अंदर, मिडिल क्लास है, उनको लो कॉस्ट हाउसेज यहाँ पर आपके प्रोवाइड जो है वो किए जाएंगे। ओके,
इसके अलावा बजट में एक स्कीम का नाम था जिसका नाम था PMDEVINE, यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आपका डेवलपमेंट करने के लिए स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई और PM गति शक्ति का ही एक पार्ट यहाँ पर उभर करके आती है। इसके अलावा एक प्रोग्राम और लॉन्च किया गया जिसका नाम है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। ऐसा पूछा जा सकता है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम अभी अभी लॉन्च किया गया किस चीज़ से एसोसिएटेड है। ओके, तो जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं उनमें कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया। याद रखना, सिर्फ बॉर्डर विलेजेस की बात इसके अंदर यहाँ पर की गई है। वहाँ पर आप विलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाओगे, हाउसिंग, रोड कनेक्टिविटी, रिन्यूएबल एनर्जी का ध्यान रखते हुए ये सब काम आप यहाँ पर जो है वो करोगे। इसके अलावा अर्बन डेवलपमेंट की बात करें तो अर्बन डेवलपमेंट के लिए भी एक हाई लेवल कमेटी आपकी यहाँ पर बनाई गई थी जो कि अर्बन सेक्टर के लिए पॉलिसीज को डिफाइन करेगी, कैपेसिटी बिल्डिंग किस तरीके से उस पर ध्यान देगी और अर्बन कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी ध्यान देगी। इन्होंने कहा कि जो अर्बन एरिया के अंदर बिल्डिंग्स यहाँ पर बन रही है उनका मॉडर्नाइजेशन करने की जरूरत है, उसमें आप टाउन प्लानिंग स्कीम्स को लॉन्च कीजिए, टाउन की प्लानिंग किस तरीके से की जाए, उसमें आप ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पर फोकस कर सकते हैं, इसको कहते हैं TOD, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। ये बेसिकली अर्बन प्लानिंग का एक मेथड है। इसके अंदर जो आपकी अर्बन प्लेसेस के अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक लोग हैं, एक्टिविटीज़ हैं या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन सबको हम इंटीग्रेट करके मिक्स करके एक दूसरे में इंटीग्रेट करने की कोशिश इस तरीके से हम यहाँ पर करते हैं। ऐसे ही आप जो है वो अमृत स्कीम यहाँ पर आपकी चल रही है जिसको कहते हैं अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। उसमें भी आप जो है वो अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, यानी कि अर्बन डेवलपमेंट आप करने की कोशिश जो है वो आप कर रहे हैं। ओके, स्टेट गवर्नमेंट है, अर्बन प्लानिंग, डिज़ाइन सभी को यहाँ पर आपका फोकस दे रहे हैं। और इसी में अगर हम आगे बात करें तो अर्बन प्लानिंग को आप सिलेबस में भी आप यहाँ पर लॉन्च कर सकते हो और ये काम जो है वो AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा किया जा सकता है कि आप इस प्लानिंग के कोर्सेज को इस तरीके से लॉन्च कर सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट के लिए स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, यहाँ पर उसके लिए बजटरी एलोकेशन दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा और लगभग 100% एलोकेशन यहाँ पर बढ़ाया गया। पहले 30 करोड़ दिए गए थे, अब 60 करोड़ दिए गए हैं, तो 100% यहाँ पर आपका बढ़ा है। उसके अलावा ड्रोन शक्ति इनिशिएटिव भी लॉन्च किए गए और इसके अंदर हम ड्रोन इकोसिस्टम को इंडिया के अंदर यहाँ पर आपका बढ़ावा देंगे। उसके अलावा किसान ड्रोन भी यहाँ पर लॉन्च किए गए एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, आप देखोगे तो ये सब चीज़ें भी आपकी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ हम डिटेल में नहीं जा सकते इसलिए हम नहीं जाएंगे। डिटेल में जाना है तो मार्च 2022 की मैगजीन आप रिफर कर सकते हो। ओके, उसके बाद वोकेशनल कोर्सेज यहाँ पर बढ़ रहे हैं तो उसके लिए हम जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को बढ़ावा देंगे और क्रिएटिविटी को भी बढ़ावा देंगे। इसके लिए 750 वर्चुअल लैब्स यहाँ पर बनाई जाने की बात है साइंस एंड टेक के क्षेत्र में और 75 जो है वो स्किलिंग लैब्स भी यहाँ पर तैयार करेंगे जो कि लर्निंग एनवायरनमेंट को सिमुलेट यहाँ पर करेंगे। हाई क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल कराएंगे, टीवी के जरिए, रेडियो के जरिए डिजिटल टीचर्स को यहाँ पर बढ़ावा देंगे और कंटेंट यहाँ पर विद्या पोर्टल यहाँ पर आपका चलता है, उसके जरिए सब काम यहाँ पर आपके किए जाएंगे। डिजिटल यूनिवर्सिटी का प्रोविजन भी इसके अंदर में यहाँ पर किया गया है और जो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी यूनिवर्सल एजुकेशन प्रोवाइड कराने की बात कर रहे हैं डिजिटल एजुकेशन के जरिए, दूर से बैठे हुए लोग दूसरी कंट्रीज़ में वो डिजिटल यूनिवर्सिटीज़ के जरिए कोर्सेज को परस्यू कर पाएंगे और यहाँ पर आपको दिखेगा कि ICT फॉर्मेट में इंडियन लैंग्वेजेस में हम इन सब चीज़ों को यहाँ पर लॉन्च करेंगे। उसके अलावा जितनी भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको हमने अलाउ कर दिया है कि गिफ्ट सिटी के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप कर पाओ, उनको हम टैक्स बेनिफिट देंगे, आप इंडिया में आकर के इन्वेस्ट कीजिए। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ से ये बात कही गई है, गिफ्ट सिटीज़ के अंदर में इस काम को यहाँ पर आपका किया जाएगा जो कि गुजरात बेस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिटी के रूप में यहाँ पर आपका उभर करके आता है। ओके, डोमेस्टिक रेगुलेशंस भी कम होंगी, ये सब काम इसके अंदर में यहाँ पर होंगे। फाइनेंशियल सर्विसेज आसानी से अवेलेबल कराने की बात इसके अंदर में की गई है। तो आप देखोगे उसी के अलावा नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जो है वो भी आपका इंडस्ट्रियल की नीड्स के हिसाब से यहाँ पर आपका लॉन्च किया गया है। मैंने आपको ये पढ़ाया है, आप देखें अगर आप फरवरी 2022 की मैगजीन योजना तो उसके अंदर इस चीज़ को यहाँ पर पढ़ाया गया है। इसके अंदर बेसिकली इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से हम स्किल को यहाँ पर सप्लाई करने की कोशिश करेंगे। कोई इंडस्ट्री है वो चाहती है कि मुझे तो सर्विस सेक्टर के लिए बाइक सर्विस जो है वो स्किल ऐसे पर्सन की ज़रूरत है जो कि बाइक को ठीक कर सके, तो हम यहाँ पर ऐसी ही स्किल जो है वो इसके अंदर में प्रोवाइड कराएंगे। उसके अलावा एक और प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसका नाम है देश स्टेक पोर्टल, मतलब डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड, और इसके अंदर हम जो है वो सिटीजन्स को एम्पावर करेंगे कि वो स्किल, री स्किल, अप स्किल ऑनलाइन ट्रेनिंग के जरिए यहाँ पर हासिल कर सकें। API बेस्ड टेस्टेड स्किल क्रीडेंशियल्स, पेमेंट, ये सब चीज़ें हम इसके अंदर अवेलेबल कराएंगे। उसके अलावा बहुत सारे बच्चे हैं जो दूर रहते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं, पढ़ नहीं पाते वगैरह वगैरह चीज़ें, तो उनके लिए हमने 1 क्लास 1 चैनल प्रोग्राम लॉन्च किया। आपके पास जस्ट टीवी भी है ना तो भी आप यहाँ पर चीज़ों को हासिल कर सकते हो। PM विद्या पोर्टल पर जा सकते हो या फिर जो टीवी चैनल है, पहले 12 चलते थे, अब 200 चैनल चलेंगे जो कि आपको ऑनलाइन फ्री एजुकेशन अवेलेबल यहाँ पर कर, ऑनलाइन नहीं बेसिकली टीवी जिस तरीके का सेटअप होगा उस तरीके से शिक्षा आपको अवेलेबल कराई जाएगी। क्लास 1 से लेकर के 12 तक रीजनल लैंग्वेजेस में भी ये चैनल लॉन्च किए जाएंगे। बजट के पॉइंट हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। ये सारी मिनिस्ट्रीज़ के लिए किस तरीके से एलोकेशन किया गया वो दिया गया था। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा समय बच रहा है तो आप इसको यहाँ पर पढ़ सकते हो, वरना कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। समय बच भी रहा है तो भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
फिर आ जाता है आपका एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और इसमें क्वालिटी एजुकेशन की बात इसके अंदर में यहाँ पर की गई। क्वालिटी एजुकेशन का मतलब कुछ नहीं, ये वाली मैगजीन आप देख लो, अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं, ओके। तो कोई भी आप यहाँ पर ये ना सोचे कि इसके अंदर कुछ चेंज हो गए तो 2 महीने में हम यहाँ पर कुछ इसको नया पढ़ लें, कुछ भी इसके अंदर नई बात नहीं की गई है। आप इसको इग्नोर भी मार सकते हो अगर आपने ये वाली मैगजीन देख ली है तो, लेकिन अगर आपने मैगजीन नहीं देखी है तब आपको ये मैगजीन देख लेनी चाहिए। एनईपी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा छूटेगा नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और क्वालिटी एजुकेशन को तो हम यहाँ पर बढ़ावा देते ही हैं। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है मनी मैटर्स और डिजिटल करेंसी की बात इसके अंदर में यहाँ पर की गई है। अलग अलग कंट्रीज़ हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज लॉन्च करने की बात यहाँ पर आपकी कर रही हैं, ओके। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज, इसको इन शॉर्ट कहते हैं CBDC। आर्टिकल बहुत खूबसूरत है, इसलिए इसको यहाँ पर याद रखना है। बेसिकली इस आर्टिकल के अंदर आपको क्रिप्टो के और डिजिटल करेंसी के बीच में अंतर आपको पता यहाँ पर लग जाएगा। तो ये बहुत ही पोटेंशियल क्वेश्चन के रूप में यहाँ पर उभर कर आता है कि क्या हम क्रिप्टो करेंसीज को ही डिजिटल करेंसीज के रूप में यूज़ नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। उसके पीछे कुछ रीजंस हैं जो आपको आर्टिकल के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। अलग अलग कंट्रीज डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रही हैं, क्यों ना क्रिप्टो करेंसीज को ही एज अ डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दे, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं कर सकते, उसके पीछे कुछ रीजंस हैं, वो आपको इस आर्टिकल के अंदर में यहाँ पर आपको समझने हैं, ओके। तो देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर में यहाँ पर आपकी कवर की गई हैं। आर्टिकल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में है, तो आप समझने की कोशिश आप यहाँ पर करेंगे, ओके। देखो सबसे पहले हम मेटल मनी को यहाँ पर यूज़ करते थे, हम कमोडिटी मनी को यूज़ करते थे, मेटल मनी को यूज़ करते थे। आयरन, एल्यूमिनियम, इन सबको हमने इंट्रोड्यूस करना शुरू किया। इनसे हमने कॉइन्स भी यहाँ पर आपके बनाए, और हमने जो है वो आपकी मेटल मनी, जिसको मैं यहाँ पर आपका डिस्क्राइब कर रहा हूँ, आज भी चलती है, वो कॉइन्स के रूप में जो है वो हमने यहाँ पर यूज़ किए। उसके बाद हम सिंपली यहाँ पर शिफ्ट हो गए टू द पेपर मनी, ओके। एक फियाट फॉर्म ऑफ मनी है। देखो, एक फियाट फॉर्म ऑफ मनी का मतलब ये होता है कि वो गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्टेड मनी की फॉर्म है, ओके। गवर्नमेंट ने उसको यहाँ पर लॉन्च किया है। डॉलर भी एक फियाट मनी है, इंडिया के अंदर भी डॉलर एक फियाट मनी है, बट इंडिया के अंदर डॉलर लीगल टेंडर नहीं है, क्योंकि उसको एक्सेप्ट करने के लिए आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते। इंडिया के अंदर रुपए को एक्सेप्ट करने के लिए आप किसी को भी बाध्य कर सकते हैं, इसीलिए वो लीगल टेंडर यहाँ पर बन जाती है, ओके। तो फियाट मनी और लीगल टेंडर में अंतर होता है, बस एक माइन्यूट सा अंतर है, आपको पता होना चाहिए। फियाट मनी इज नॉट बैक्ड बाय एनी कमोडिटी, इसके पीछे कोई कमोडिटी नहीं होती, गोल्ड सिल्वर ऐसा कुछ नहीं रखा जाता कि हम इतनी इशू करेंगे, ओके। एंड इज टिपिकली डिक्लेयर्ड बाय अ डिक्री, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा एनफोर्सेबल ही होगी। और अगर गवर्नमेंट ने इसको यहाँ पर सपोर्ट किया है और इसको एज अ लीगल टेंडर डिक्लेयर किया है, तो इंडिया में कोई भी इसको एक्सेप्ट करने के लिए मना नहीं कर सकता, ओके। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ये वाला ध्यान रखना। उसके बाद एरिस्टोटल की एक कोट दी गई है, जो कि आप याद रख भी सकते हो, वैसे नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगी, ज़्यादा फेमस नहीं है। मनीज फंक्शन इज टू सर्व एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट, सिंपल सी बात है, और एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये भी बहुत सिंपल सी बात है। ये दोनों पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट इसको यूज़ करते हैं, और एक्सचेंज मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज़ करते हैं। बेसिकली इसको कहा जाता है ब्रीडिंग मनी फ्रॉम मनी, ओके। तो ब्रीडिंग मनी फ्रॉम मनी, जैसे आपके इकोनॉमी के सेक्शन के अंदर मनी मल्टीप्लायर का कंसेप्ट होता है, द सेम थिंग यहाँ पर आपकी ये मिलेगी कि मनी से मनी को जनरेट करना ही आपका ये मनी का इंपॉर्टेंस यहाँ पर हो जाता है, ओके। टुडे कंट्रीज जो हैं वो क्रिप्टो करेंसीज के आइडिया पर यहाँ पर चल रही हैं, डिजिटल एज चल रही है क्योंकि, और क्रिप्टो करेंसीज पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। पेपर बैंक नोट्स ये अपना जो मकसद है उसको यहाँ पर खो रहे हैं, ओके। डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट्स कैन नॉट इग्नोर्ड बाय द कंट्री, ओके। पेमेंट्स का डिजिटाइजेशन भी किया जा रहा है। आप देख सकते हो इंडिया में यूपीआई पेमेंट्स कितने सारा यहाँ पर हो रहे हैं। तो अलग अलग जो सेंट्रल बैंक्स हैं अलग अलग कंट्रीज़ के, वो एक नए टेक्नोलॉजी मेथड को यहाँ पर आपका स्टडी कर रहे हैं, जिससे हम पेमेंट कर सकें, इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट देयर मनी कैन स्टिल रिमेन सेफ परमानेंट एंकर इन द एरा। बात यह है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है आपका सेफ। पेमेंट मेथड कई सारे हो सकते हैं, बट हमें अपनी कंट्री के लोगों के लिए सेफ पेमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि वो अपनी जो इनकम है वो बड़ी मेहनत से यहाँ पर कमाते हैं, और अगर एक बार फ्रॉड हुआ बैंक अकाउंट खाली हो सकता है, ओके। तो ये चीज़ें हैं। तो दो चीज़ें आई, एक है आपकी क्रिप्टो करेंसी, और दूसरा जो है वो हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि डिजिटल रुपये को यहाँ पर आपका लॉन्च किया जा सके। टू बिगिन विद, जो अगर क्रिप्टो करेंसीज हैं ये आपका इमर्ज होनी शुरू हुई 1980 से, ओके। और इसके ऊपर यहाँ पर डिस्कशंस आने शुरू हुए। एक क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइन इज ए क्रिप्टोग्राफी बेस्ड पीयर टू पेयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम फाउंडेड ऑन ब्लॉकचेन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम्स दैट अलाउ द ट्रांसफर ऑफ वैल्यू विदाउट एनी फाइनेंशियल इंटरमीडियरी सच एज द बैंक्स। तो क्रिप्टो करेंसीज की बात आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। क्रिप्टो करेंसीज बेसिकली एक डेफिनेशन इसकी यहाँ पर ये दी गई है, ये वाली, ओके। आप ये बहुत टेक्निकल है, इसको आप यहाँ पर याद रख सकते हो। क्रिप्टोग्राफी बेस है, इसके अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यहाँ पर आपका यूज़ किया गया है। पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश ट्रांसफर के रूप में यहाँ पर वर्क करते हैं, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर मिलेगा कि किसी भी तरीके के फाइनेंशियल इंटरमीडियरी का यूज़ यहाँ पर नहीं किया जा सकता। तो बेसिकली जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो आपकी कंप्यूटर एल्गोरिदम के द्वारा मैनेज की जाती हैं, अनरेगुलेटेड होती हैं, डिसेंट्रलाइज्ड होती हैं, बहुत ज़्यादा एनक्रिप्टेड यहाँ पर होती हैं, ओके।
तो क्रिप्टो करेंसीज एक नई डिजिटल एनक्रिप्टेड एंड डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ करेंसी है। ये चारों टर्म यहाँ पर याद रखिएगा, एनक्रिप्टेड है, डिसेंट्रलाइज है। हाउएवर कंसीडर्ड अ करेंसी देयर हैज बीन अ यूनिट एंड अ डिफाइंड प्रोसेस ऑफ इशुएंस। एक कमेटी जो कि बनाई गई इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड फाउंडेशन के द्वारा, इन्होंने बताया कि क्रिप्टो करेंसीज कैन नॉट बी ट्रीटेड एज फाइनेंशियल असेट्स। क्रिप्टो करेंसीज को फाइनेंशियल असेट्स की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। ये वही है कि क्रिप्टो करेंसीज को सरकारें डिजिटल मनी के रूप में क्यों नहीं अपना रही हैं, तो उसके पीछे का एक मकसद यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज ना तो कैश हैं, आप भाई ये डिजिटल हैं तो कैश तो है ही नहीं, ओके। दूसरा, ना ही ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ना ही ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, याद रखना क्रिप्टो करेंसीज आर नॉट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, ना ही ये डेप्ट सिक्योरिटी है, ना ही ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब होता है कि आप क्रिप्टो करेंसीज पर अपनी ओनरशिप यहाँ पर नहीं दिखा सकते, आप इनको एज अ लीगल एविडेंस यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप इनको इस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते तो ये आपकी ओनरशिप को नहीं दिखाती, और ओनरशिप को नहीं दिखाती तो आप कितना भी इनको यहाँ पर सिक्योर करने की कोशिश करो, ये नहीं रह सकती, ओके। तो या आप इनको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। दिस इज द रीजन व्हाई मैनी कंट्रीज हैव रिफ्रेन्ड फ्रॉम ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड क्रिप्टो करेंसीज, जो कि ये प्राइवेटली ओन्ड हैं और इसकी जो वैल्यू है वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में होती है, डिजिटल के रूप में इसको यहाँ पर नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा है, ओके। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, ओके। तो क्यों इसको अब नहीं अपनाया जा रहा है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बेसिकली देखो, आर्टिकल में कुछ भी नहीं है, एक तरफ आप क्रिप्टो लिखो और एक तरफ आप जो है वो डिजिटल करेंसीज लिखो, जो कि अलग अलग कंट्रीज़ के द्वारा यहाँ पर इशू की जा रही हैं। तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि क्रिप्टो करेंसीज जो हैं वो कंप्यूटर एल्गोरिदम्स के द्वारा मैनेज की जाती हैं, यानी इसके पीछे जो हाथ है सारा वो है कंप्यूटर एल्गोरिदम्स का, जो किया है कंप्यूटर ने किया है, आपने इनकी माइनिंग करके इनको जनरेट किया है। दूसरी तरफ जो आपकी डिजिटल करेंसीज होती हैं ये आपके सेंट्रल बैंक के द्वारा मैनेज की जाती हैं। बेसिकली इंडिया है तो आरबीआई के द्वारा यहाँ पर आपकी मैनेज की जाएगी। ये पूरी तरीके से अनरेगुलेटेड होती हैं, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। और जो डिजिटल करेंसीज होती हैं पूरी तरीके से रेगुलेटेड है, क्योंकि इसके पीछे एक सेंट्रल अथॉरिटी है जो कि आपकी आरबीआई है। ये जो है वो आपकी डिसेंट्रलाइज होती हैं, इधर आपकी ये सेंट्रलाइज होती हैं क्योंकि एक सेंट्रल अथॉरिटी इसके साथ में मैनेज आपकी यहाँ पर कर रही हैं। ये बहुत ज़्यादा एनक्रिप्टेड होती हैं, वेरी एनक्रिप्टेड यहाँ पर ये आपको देखने के लिए मिलेगा। ये वाली जो है वो एनक्रिप्टेड नहीं होती, ये जो है वो सिंपली आप जस्ट एक पासवर्ड का यूज़ यहाँ पर करते हो, लाइक आपका पिन वगैरह हो सकता है, ओके। डिजिटल वॉलेट का यूज़ आप यहाँ पर कर सकते हो, इसमें आपको इतना ज़्यादा एनक्रिप्शन की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ती जितनी ज़्यादा आपको क्रिप्टो करेंसीज के अंदर में यहाँ पर आपकी पड़ती है। तो बेसिकली जो आपकी डिजिटल करेंसीज हैं ये आरबीआई या फिर किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक के द्वारा यहाँ पर आपकी लॉन्च की जाएगी। सेंट्रल बैंक इसको लीगल स्टेटस प्रोवाइड करा सकती है, लीगल स्टेटस अगर उसने प्रोवाइड करा दिया तो ये फियाट मनी बन जाती है, और उसी के साथ साथ ये आपकी लीगल अगर डिक्लेयर कर दी जाए तो ये लीगल टेंडर भी आप इसको यहाँ पर आपका जो है वो कंसीडर किया जाता है। उसके साथ साथ क्रिप्टो करेंसी के बारे में एक पॉइंट मैंने आपको बताया कि क्रिप्टो करेंसीज ना तो डेप्ट सिक्योरिटी है ना ही इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन डिजिटल करेंसीज आपकी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर हो सकती हैं अगर उसको लीगल स्टेटस सरकार ने प्रोवाइड करा दिया है तो, ओके। तो ये जस्ट पॉइंट यहाँ पर आपको जो है वो ध्यान में रखने सफिशिएंट यहाँ पर हो जाएंगे। फिर ये यूपीआई ट्रांजैक्शंस अक्टूबर 2021 में कितने हुए, फरवरी 2022 तक कितने चांसेस हैं, कितना बड़ा मार्केट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। सो क्लियरली अगर हम बात करें, इफ डिजिटल मनी को एग्जिस्ट करना है तो सेंट्रल बैंक को इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इनको रेगुलेट करना है, इनको सुपरवाइज करना है, और इनके पीछे एक इशूइंग अथॉरिटी भी होनी चाहिए। तो इसी को देखते हुए हम जो है वो सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज यहाँ पर अपना रहे हैं। 2016 में डिजिटल पेमेंट्स में बढ़ोतरी हुई डीमोनेटाइजेशन के बाद, इसकी वजह से जो लो कॉस्ट स्मार्टफोन है, 4G है, ये सब अवेलेबल हुआ। 2016 में यूपीआई आया, जनधन ट्रिनिटी यहाँ पर आपकी आई, डिजिटल इंडिया कैंपेन लॉन्च किया, जिसकी वजह से फाइनेंशियल सिस्टम में बढ़ोतरी देखने के लिए मिली। बजट 2022 में सरकार ने कहा कि हम एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि डिजिटल वर्जन ऑफ रुपी यहां पर लॉन्च करेंगे, जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर यूज होगा। याद रखना, इंडिया के अंदर जो डिजिटल करेंसी लॉन्च की जा रही है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस होगी। क्रिप्टो करेंसीज भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस होती हैं, ओके। तो ये हम लॉन्च करेंगे और इसके लिए जो है वो आरबीआई एक्ट में अमेंडमेंट भी किए जाएंगे, और इस तरीके से आपको यहाँ पर वर्क जो है वो होगा। और आरबीआई जो है वो एक फिनटेक डिपार्टमेंट भी यहाँ पर बनाएगी, जो कि इस चीज़ को सुपरवाइज यहाँ पर करने की कोशिश यहाँ पर करेगी। एफर्ट्स टू इंट्रोड्यूस सीबीडीसी ये आपकी पूरी दुनिया में भी यहाँ पर चल रहे हैं। अगर आपको पता हो तो दुनिया में जो पहला कंट्री जिसने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया था वो था बहामास, और दूसरा कंट्री था नाइजीरिया। याद रखना इस चीज़ को, और ये आपको मिलेगा कि पूरी दुनिया में इस काम को यहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है। लगभग 87 कंट्रीज़ हैं अटलांटिक काउंसिल की, जो कि 90% जीडीपी को होल्ड कर रही हैं वहाँ की, ओके। वो सब भी सीबीडीसी को लॉन्च करने की कोशिश कर रही हैं, करंटली एक्सप्लोरिंग सीबीडीसी कि मई 2020 तक इसको यहाँ पर लॉन्च किया सके। लगभग 35 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इसको कंजर्व भी किया है। सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट आप समझो कि ईस्टर्न कैरिबियन कंट्रीज़ ने एक डिजिटल करेंसी भी लॉन्च किया जिसका नाम है डी कैश, ओके। ये इन्होंने यहाँ पर लॉन्च किया है, और इंडिया भी इसी तरीके से पूरी दुनिया के मार्केट में फैल सकता है। अब यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है, व्हाट इज दिस
डीसी, आपको ऐसे तो समझ में आ गया कि व्हाट इज सीबीडीसी, क्रिप्टो करेंसी से किस तरीके से अलग है। बेसिकली इस पॉइंट के बेस पर आपको इसमें ये चीज़ें समझनी थी। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एक डिजिटल टोकन के रूप में यहाँ पर है, आपके मोबाइल के वॉलेट में यहाँ पर पड़ा रहेगा, बट क्रिप्टो करेंसी की तरह नहीं है, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये इशू किया जाएगा सेंट्रल बैंक के द्वारा, यानी रेगुलेशन इसके ऊपर होंगे, एनक्रिप्टेड कम होगा। ये जो है वो फियाट करेंसी होगी, ये मैंने आपको बताया कि लीगल स्टेटस को अवेलेबल होगा, जबकि क्रिप्टो करेंसी को ऐसा लीगल स्टेटस नहीं होता है। ओके, वो अनरेगुलेटेड होती हैं। यूजुअली टोकन बेस्ड जो आपकी सीबीडीसीज होंगी डज नॉट रिक्वायर द टू पार्टीज, उसमें बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती। देखो सीबीडीसीज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज की अगर हम बात करें, क्रिप्टो करेंसी में बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, आपके पास बैंक अकाउंट है या नहीं है कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सीबीडीसीज 3 तरीके की होती हैं, उसमें किसी में बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ती है, किसी में नहीं पड़ती। जैसे अकाउंट बेस्ड क्रिप्टो वो हैं डिजिटल करेंसीज, तो उसमें आपको अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। टोकन बेस्ड है तो उसमें आपको अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जस्ट डिजिटल वॉलेट के रूप में यहाँ पर आप वर्क कर सकते हो। ऐसे ही आपको मिलेगा होलसेल बेस्ड है यहाँ पर आपकी, वो भी आपकी डिजिटल बेस यहाँ पर है, और होलसेल सेटलमेंट के लिए, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए आप इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके की हैं। अकाउंट बेस्ड सीबीडीसी जो है वो हम अच्छी तरीके से यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो बैंकिंग सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, इस वजह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कोशिश ये भी की जा रही है कि होलसेल और रिटेल बेस्ड चैनल्स को भी यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जा सके। ओके, तो डिजिटल करेंसीज सेम नहीं है। ओके, याद रखना डिजिटल पेमेंट पोर्टल्स के लिए द ट्रांजैक्शंस ऑन दीज पोर्टल्स आर मेयरली ऑन एक्सचेंज ऑफ फियाट फैसिलिटेटेड बाय टेक्नोलॉजी, नो फिजिकल एक्सचेंज टेक प्लेस। ओके, डिजिटल करेंसीज में किसी भी तरीके का फिजिकल एक्सचेंज यहाँ पर नहीं होगा। ए डिजिटल करेंसी ऑन द अदर हैंड इज अनदर कैटेगरी ऑफ फियाट मनी दैट लाइक एनी फिजिकल एट्रीब्यूट्स एंड एग्जिस्ट ओनली इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यहाँ पर अवेलेबल होगी। भैया ये सारे पॉइंट आप यहाँ पर याद में रखने की कोशिश करोगे। आरबीआई इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहा है कि किस तरीके से इसको और ज़्यादा स्ट्रेथन किया जा सके। स्कोप भी है यहाँ पर, और अभी इन चीज़ों पर फोकस किया जा रहा है कि इसको रिटेल के लिए लॉन्च करें, होलसेल के लिए लॉन्च करें, इसको हम सेंट्रलाइज तरीके से लॉन्च करें, डिसेंट्रलाइज तरीके से लॉन्च करें, इसको हम टोकन बेस्ड लॉन्च करें या अकाउंट बेस्ड लॉन्च करें। टोकन बेस्ड में बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं है, अकाउंट बेस्ड में बैंक अकाउंट की जरूरत है। इन चीज़ों पर फोकस यहाँ पर चल रहा है। इसके द्वारा स्यूडो एनोनिमिटी की प्रॉब्लम्स कैसे यहाँ पर हटाई जाएँ, ठीक है। उसके अलावा ये भी है कि आरबीआई इसको खुद लॉन्च करे, इशू करे, या फिर बैंक्स के द्वारा इशू कराए। ये सब इशूज़ हैं जिनकी बेस पर अभी काम यहाँ पर चल रहा है। देयर आर सर्टेन की फैक्टर्स जो कि कहते हैं कि इंडिया को ये अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए सीबीडीसी को लॉन्च करना चाहिए। इसमें एक तो यहाँ पर है कि इंडिया में जो आपका मार्केट है करेंसी सर्कुलेशन से रिलेटेड, वो बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड है, तो वो आपका इस तरीके से रेगुलेट किया जा सकता है सीबीडीसी के यूज़ के जरिए, इसलिए हमें इसको लॉन्च करना चाहिए। दूसरा ये है कि ड्यू टू द लिमिटेड स्केल एंड एफिशिएंसी द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जो कि प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज के द्वारा होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लो हैं। ओके, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी नहीं बन पाती, तो हमें उसको सिक्योर करने के लिए एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करनी चाहिए। बेसिकली ये बेनिफिट है सीबीडीसी का, ये बेनिफिट है कि जो लोग यहाँ पर ये सोचते हैं कि हमें क्रिप्टो करेंसी में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, इसको कहते हैं मास हाइस्टेरिया। ओके, लोगों का जो आकर्षण है कि हमें क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना है, ये करना है, वो करना है, तो उनको क्रिप्टो करेंसी की जगह डिजिटल करेंसी प्रमोट जो डिजिटल करेंसी है वो यहाँ पर आप अवेलेबल करा दो, ताकि उनका ध्यान इस क्रिप्टो करेंसी वगैरह से यहाँ पर हट सके। ओके, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। उसके अलावा देयर आर टेक्निकल एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स एसोसिएटेड विद इट्स यूज़। मोर ओवर क्रिप्टो करेंसी इज लार्जली डिसेंट्रलाइज, मैंने आपको बताया, कोई इशुएंस अथॉरिटी नहीं है और ट्रस्ट वगैरह यहाँ पर कम है, वोलेटाइल प्राइसेस हैं, रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए हम डिजिटल करेंसी को लॉन्च कर सकते हैं ताकि लोग क्रिप्टो करेंसी के चक्कर में ना पड़ करके अपनी इनकम ना खो दें। ओके, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर जो है वो पता होनी चाहिए। उसके बाद एक डाइवर्स रेंज ऑफ वर्चुअल करेंसीज लॉन्च की जा रही हैं, अलग अलग तरीके की करेंसीज यहाँ पर आ रही हैं, उनमें प्राइवेसी की, ट्रांसफरेबिलिटी की, कन्वीनियंस, एक्सेसिबिलिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ के इश्यूज़ उन सभी के अंदर में यहाँ पर हैं। तो इस समय क्या है कि इट ऑल्सो प्रेजेंट अ वे कि इंडिया को भी एडवांस यहाँ पर होना चाहिए। बिटकॉइन वगैरह तो यहाँ पर चल ही रहे हैं, ये नोटोरियस हैं, मतलब इनकी प्रचलित तो हैं लेकिन बुरी तरीके से प्रचलित हैं। कहते हैं कि बिटकॉइन वगैरह में इन्वेस्ट किया तो पैसा यहाँ पर डूब जाएगा, वही वाली बात यहाँ पर आ गई। ओके, तो इसके अलावा जो सीबीडीसीज हैं ये स्ट्रॉन्ग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को भी यहाँ पर आपका हासिल कर सकते हैं। एक बात और जो यहाँ पर लिखी हुई है वो है आपकी एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। क्रिप्टो करेंसीज को जनरेट करने में कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में रिलीज होती है, भारी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है क्योंकि आप माइनिंग करते हो, क्योंकि आप बहुत सारे कंप्यूटर्स एक साथ यूज़ करते हो, जिसकी वजह से भारी मात्रा में CO2 यहाँ पर रिलीज होती है, जिसकी वजह से ईरान के अंदर पूरी बिजली सप्लाई भी ठप हुई थी, आपको अगर याद है तो वो करंट अफेयर्स की बातें। ओके, तो हम इस तरीके की चीज़ों को नहीं बढ़ावा दे सकते जो कि क्लाइमेट सस्टेनेबल ना हो, इसीलिए हम क्रिप्टो करेंसीज की जगह एनवायरमेंटल सस्टेनेबल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज का यूज़ यहाँ पर हम करेंगे। इससे आपकी कॉस्ट भी कम होगी, पेपर
प्रिंटिंग की जो कॉस्ट होती है, ओके, मनी प्रिंटिंग की कॉस्ट होती है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट होती है, वो सब आपकी यहाँ पर हम कम कर सकते हैं। यहाँ पर कॉस्ट दी गई है लगभग 4,000 करोड़ रुपए लगे 2020-21 में, हम इसको यहाँ पर आपका जो है वो कम कर सकते हैं। डिजिटल करेंसी मार्केट इस तरीके से यहाँ पर आप पढ़ा सकते हैं। तो ये चीज़ें आपकी यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। और एज पेपर करेंसी मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर इंटरेस्ट रेट्स टू गो निगेटिव एट द टाइम ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, interest bearing CBDCs can allow banks to cut interest rate in response to a large deflationary pressure। ओके, तो इसमें आपको यहाँ पर ये पता लगेगा कि CBDCs आपकी इंटरेस्ट बियरिंग भी हो सकती हैं, नॉन इंटरेस्ट बियरिंग भी हो सकती हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरेस्ट बियरिंग CBDCs। इंडिया में बेसिकली जो हम यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं वो लॉन्च कर रहे हैं नॉन इंटरेस्ट बियरिंग करेंसीज। बेसिकली आप जाकर के ये नहीं कह सकते कि मार्केट वैल्यू इतनी बढ़ गई है तो आप मुझे 2,000 की जगह 5,000 रुपये दीजिए, क्योंकि अब मैं उस 2,000 रुपये में जितनी चीज़ें खरीद पाता था मैं नहीं खरीद पा रहा हूँ। तो इसमें बैंक का घाटा हो जाएगा। आप कहोगे कि भाई 100 रुपये हैं यहाँ पर आज कीमत, और आप कुछ समय बाद जाकर के कहो कि भाई मार्केट वैल्यू अब इसकी 200 रुपये हो गई है। जैसे 30 साल पहले की बात करें, 10 रुपये का सिक्का आज 100 रुपये के बराबर है। ओके, तो ऐसे ही 100 रुपये अगर 200 के बराबर हो गए तो आप बैंक से जाकर के कहोगे कि भाई ये चीज़ें हमें ये इस तरीके से आप अवेलेबल कराइए, तो बैंक को यहाँ पर आपका घाटा हो जाएगा। तो इसीलिए नॉन इंटरेस्ट बियरिंग जो है वो करेंसीज आपकी अवेलेबल कराई जाएंगी। ओके, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर चलती रहती हैं और क्लियर यहाँ पर होंगी जब आप धीरे धीरे इन चीज़ों को और आगे पढ़ोगे। तो फिलहाल इतना ही आर्टिकल था। उसके बाद ये पूरा आर्टिकल बजट के बारे में था। इसमें बजट के बारे में डिस्कस किया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बजट के बारे में ही पूरा आर्टिकल बताया गया। PM गति शक्ति के बारे में लिखा हुआ है, ये देख रहे हो, रोड रेलवेज ये सब पिलर लिखे हुए हैं गति शक्ति के। इसके अलावा वर्चुअल असेट वर्चुअल करेंसी इनके बारे में बता चुका हूँ, अभी भी बताया, पहले भी बताया। 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स यहाँ पर खोलेंगे। इधर ही कहीं आप देखोगे तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भी लिखा हुआ है। ओके, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स बनाएंगे वगैरह वगैरह चीज़ें 1000 बार पढ़ चुके हैं। इसको आप इग्नोर मारोगे, इसमें आप यहाँ पर कुछ भी नहीं पढ़ोगे, खुद से भी मत पढ़ने बैठना। उसके बाद आ जाता है डू यू नो स्टार्टअप इन स्पेस टेक। स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर स्टार्टअप लगातार यहाँ पर बढ़ रहे हैं और स्पेस सेक्टर के अंदर प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन इस तरीके से यहाँ पर बढ़ रहा है। और इसमें हमारी मदद की है एक आर्म ने, जो कि वर्क करती है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ऑटोनोमस एजेंसी है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। इन स्पेस इसको यहाँ पर कहते हैं, स्पेस एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने के लिए। और जो नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट एंटिटीज़ हैं उन सभी के साथ रेगुलेशन को हम यहाँ पर बढ़ावा देते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं कि नए स्टार्टअप्स यहाँ पर ओपन हो सकें डिफेंस के क्षेत्र में, स्पेस के क्षेत्र में। टेक्नोलॉजी डिफेंस फंड स्कीम भी यहाँ पर आपकी एक प्रोग्राम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में यहाँ पर आता है। याद रखना फंड है, इसलिए कौन से के अंदर आता है यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में यहाँ पर आता है, DRDO के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। और इस फंड के द्वारा हम नई टेक्नोलॉजीज़ को यहाँ पर डेवलप करते हैं, साथ ही साथ इंडस्ट्रीज़ को एनकरेज करते हैं, MSMEs को एनकरेज करते हैं, स्टार्टअप्स को एनकरेज करते हैं, ग्रांट्स उनको प्रोवाइड कराते हैं और इस तरीके से हम यहाँ पर वर्क करते हैं। नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन भी इसमें यहाँ पर सपोर्ट करता है। इसमें हम अटल टिंकरिंग लैब्स यहाँ पर ओपन करते हैं और इसके अलावा अटल स्पेस चैलेंज भी यहाँ पर आपका चल रहा है। और इस चैलेंज के अंदर में हम जो है वो स्टूडेंट्स को स्पेस टेक्नोलॉजी वगैरह के अंदर प्रोत्साहित करने की कोशिश यहाँ पर हम जो है वो करते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। उसके अलावा अटल इंक्यूबेशन सेंटर भी हैं और जो ऐसी बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि सक्सेसफुल हुई हैं या स्टार्टअप हैं जो सक्सेसफुल हुए हैं वो सभी अपने सुझाव यहाँ पर दें। जो छोटे MSMEs हैं जो कि अभी सक्सेसफुल स्टेज में नहीं पहुँचे हैं वो किस तरीके से सक्सेसफुल हो सकते हैं उनके बारे में भी यहाँ पर बताएंगे। ऐसे ही आपके और प्रोग्राम यहाँ पर आपके चल रहे हैं, जैसे आपको ये मिलेगी ANIC स्कीम। ओके, ये अराइज प्रोग्राम है, इसरो के साथ यहाँ पर ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इसमें हम अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजीज़ AR VR हैं, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन प्रोपेलेंट, इन सब चीज़ों को यहाँ पर बढ़ावा देंगे। और इसमें हमारी मदद करेंगे कौन? इंडिया के स्टार्टअप्स, इंडिया के MSME इकोसिस्टम, और इनको हम ग्रांट से नेट प्रोवाइड कराने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड भी लॉन्च किए हैं। ओके, तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। इतना तो आपको यहाँ पर कम से कम पता होना चाहिए इसके बारे में। तो ये आपका जो है वो लास्ट पेज था। ये बेसिकली लास्ट में ही ये दिया गया था डू यू नो वाला आर्टिकल। और इस तरीके से आपकी पूरी योजना मैगजीन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी थी, बहुत सारी चीज़ें अच्छी थी और जितनी अच्छी थी सब पढ़ी। आर्टिकल मैं आपको सारे दिखा देता हूँ कि कौन से हैं, पढ़ने हैं या नहीं पढ़ने हैं। तो ये आपको पता हो जाना चाहिए कि हाँ भाई क्या चीज़ हमारे काम की बनती है और क्या चीज़ हमारे काम की यहाँ पर नहीं बनती। तो ये सब चीज़ों के चलते फ़िलहाल मैं वीडियो को एंड करता हूँ। एंड ये अगर आपको पसंद आई है तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह करके जाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी। चलिए वीडियो एंड करते हैं।